Assalamu alaikum. This is Rubina. Welcome to IMS Discussion Forum. हमारा आज का टॉपिक है करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। इस दुआ के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह हम सब के जहन और दिल दोनों को इल्म को समझने और इस पर अमल करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी पहली प्रेजेंटर है तबस्सुम। तबस्सुम, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. So, I am giving you the rights. You can share your screen. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं आज टास्क नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पर अपने व्यूज प्रेजेंट करूंगी। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर एनी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या होती है। इस टर्म में जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, एक फेमिलियर वर्ड है और वो वॉर है, यानी कि जंग, जिससे हम सब वाकिफ हैं। और ये लफ्ज हमारे कानों से टकराते ही दिमाग में जो नक्शा उभरता है वो किसी दो फौजों का किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आपस में टकराना, हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल, जानी माली और माहौलियाती नुकसान का है। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर कहलाती है, जिसका इम्पैक्ट हमें ग्राउंड पे नजर आता है। जबकि एक ऐसी जंग भी है जो अपनी अपनी जगह पे बहुत जेन्युइन है, लेकिन वो बैटल फील्ड में लड़ने के बजाय जहनी सतह पर लड़ी जाती है, यानी उसकी डोमेन ह्यूमन कॉग्निटिव फील्ड होती है और इसको नजरियाती जंग भी कहते हैं। और ये अपनी नेचर में बहुत जेन्युइन है। इसके जरिए कुछ नजरियात या आइडियोलॉजीज को लोगों के जहनों के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसके तेजधार हथियार नजर तो नहीं आते, मगर काटने में दूसरे हथियारों से भी तेज हैं। सो मच सो कि अगर कोई मुल्क कन्वेंशनल वॉरफेयर में कामयाबी हासिल कर भी ले, तो भी उस कामयाबी को मेंटेन करने के लिए उसे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में भी जीतना जरूरी है। मैं तारीख से इसकी कुछ मिसालें दूंगी जिससे हम सब पहले से वाकिफ हैं। जैसी अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, तो साथ ही शैतान ने दिलों में वसवसा अंदाजी शुरू कर दी, और वो भी ऐसी कि दोनों को अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उकसा दिया। फिर हम ये देखते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक रिजल्ट था दो कौमी नजरिए का। पाकिस्तान बनाने में कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी, बल्कि एक नजरिया लोगों के जहनों में डाला गया और एक तहरीक के जरिए ही मंजिल मिल गई। Now the question is there intellectual warfare going on? And the answer is big yes. कुछ मिसालें जो हमें आजकल जारी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बारे में बताती हैं। इस स्लाइड में आपको 3 हिस्से नजर आ रहे हैं। पहले में आइडियोलॉजी है, फिर उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, देन कॉन्सिक्वेंसेस। आइडियोलॉजीज क्या है कि ये वो कहा जा सकता है कि ये वो हथियार हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई एक यानी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो है वो लड़ी जा रही है। तो सबसे पहले जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है, तो जो आइडियोलॉजी जो हमें नजर आ रही है, वो मटीरियलिज्म यानी मादा परस्ती की है। ये एक नजरिया है जो इंसानों के माइंड्स के अंदर डाला गया कि जिंदगी का मकसद बेस्ट पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड को अटेन करना है और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और नतीजा क्या निकला कि हम सब एक रेस के घोड़े बन गए, कौन ज्यादा पैसा कमाता है, बच्चों ने कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा ऐसा करियर बच्चों के लिए चूज किया जाए या अपने आप के लिए सेलेक्ट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। शादी के लिए रिश्ता चाहिए हो या खानदान में मौजूद रिश्तेदारों को परखना हो, दोस्ती कहाँ करनी है, फ्रेंडशिप कहाँ पे होनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए हमने जो ऐनक लगा रखी है वो मटेरियलिज्म की ऐनक है। और करते करते अब तो ये भी हमें मालूम नहीं रहा कि हम इंसान पैदा हुए थे या घोड़े, क्योंकि इंसान होने का तो एक मकसद होता है। दूसरे नंबर पे कल्चरल वॉरफेयर, जहां मुख्तलिफ सकाफतें एक दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि नेटिव बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है और लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि उनकी असल शनाख्त क्या थी, और एक आइडेंटिटी क्राइसिस और कंफ्यूजन जन्म लेते हैं। थर्ड इज जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस, जहां पे जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर फ्रीडम के नजरियात आम होते हैं और लोग अपनी बायोलॉजिकल जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं होते। इसका नतीजा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
हमारे मुल्क में, दुनिया में तो ये पहले से हो रहा था ये काम, लेकिन हमारे मुल्क में ये औरत मार्च के रास्ते में दाखिल हुआ। फिर इंटरसेक्स कम्युनिटी के हकूक की आड़ में LGBTQ की मूवमेंट और बात यहाँ तक फिर पहुंच चुकी है कि अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी एलीट क्लास, पॉलिटिकल क्लास और मीडिया इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और प्रोपिगेट भी कर रहे हैं। और इन सब का हतमी नतीजा एक फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेशन की सूरत में फेस करना पड़ सकता है, जो हम कर रहे हैं, और फ्यूचर में मजीद इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो सकता है। देन इस्लाम को एज अ बिलीफ सिस्टम और मुसलमानों को एज एन उम्मा नुकसान पहुंचाने के लिए कौन से वॉर हेड्स मुंतखब किए गए, तो इनमें से मैं कुछ का जिक्र कर रही हूँ, लाइक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर अगेंस्ट इस्लाम। उसमें सबसे पहले ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या होता है कि कुरान और सुन्नत जो कि हमारे दीन के मेन सोर्सेज हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाए। कुरान और सुन्नत में से गलतियां और एतराजात निकाले जाएं, ताकि एक तरफ तो दुनिया के लोग इस दीन की तरफ राग़िब ना हो और एक अमूमी नफरत का एलिमेंट फैलाया जाए, और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके अंदर भी गलत फहमियां डाल दी जाएं। यानी टू प्रोंग एजेंडा है इसका। इसके नताइज क्या निकले इस्लामोफोबिया की फॉर्म में? फिर यह है कि लोगों के जहन में इस्लाम का एक डर बैठ गया। कुरान की तज़हीक जैसे वाकयात, जैसे पिछले दिनों स्वीडन में जो कुरान की बरने का एक दिलखराश वाकया हुआ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाना, जिनमें डेनमार्क शामिल है, और इसके अलावा एथियज्म जो मुसलमानों के अंदर फैल रहा है तेजी से, और हमारी नई जनरेशन में भी आ रहा है। दूसरा इसमें है कोलोनियलिज्म। इस आइडियोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल किया गया दूसरी अक़वाम, खासतौर पर मुसलमान कौमों पर कब्जे करना और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के जहनों को इन्फ्लुएंस करना। ये काम कभी दोस्ती की आड़ में हुआ, कभी पैसे और तजारत की लालच में, कभी टेक्नोलॉजी और कभी ग्लैमर की चकाचौंध की आड़ में। इसका नतीजा क्या निकला कि आज़ाद लोगों को गुलामी में जकड़ लिया गया। ये गुलामी सिर्फ फिजिकल नेचर की नहीं थी, बल्कि मेंटल लेवल तक इसका असर आज भी हमें नजर आता है अपने अंदर। फिर खिलाफत का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया और मुस्लिम उम्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जमहूरियत का बीज बो दिया गया कि हुकूमत तो लोगों की होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ ग्लोबलाइजेशन। दुनिया में लोगों को तिजारत, टेक्नोलॉजी और एक जुबान के साथ कनेक्ट कर देना। इसके कुछ फायदे जरूर हैं, मगर नुकसानात जो मुसलमानों को जो पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचने जा रहे हैं, वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ कदम, जिससे अल्टीमेटली दज्जाल के इस दुनिया पे हुकूमत करने का सामान मुहैया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक्सप्लोर डिफरेंट सिनेरियोज फॉर द अंडरलाइंग आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट। दो सिनेरियोज हमारे सामने मौजूद है। एक तो ये कि मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि दिल लगाकर पढ़ो, पैसा ही यही एक जरिया है पैसा कमाने का, और पैसा ही खुशगवार जिंदगी का राज है। और दूसरा सिनेरियो ये कि जो कि हम एक पार्टी में गए जहां मेजबान ने मेरे बच्चों से पूछा कि वो स्कूल में एंजॉय करते हैं, तो मेरे बच्चों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि टीचर तो बस पढ़ाते ही रहते हैं, कोई फन बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती, हमें तो मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करने देते। खैर, पार्टी में उन्होंने काफी रंगीनियां प्रोवाइड की हुई थी जो बच्चों को बहुत पसंद आई, और अपनी एक्नॉलेजमेंट के तौर पर उन्होंने जाते वक्त बच्चों से पूछा कि क्या इन्होंने इंजॉय किया। तो क्या सीखा बच्चों ने इन दोनों सिनेरियोज में? एक तो उनके माइंड में ये बात आई कि हाँ, अच्छी जिंदगी का राज सिर्फ पैसा कमाने में है, और दूसरी ये कि जिंदगी इंजॉय करने का दूसरा नाम है। तो जो आइडियोलॉजीज हमें नजर आ रही हैं वो मेनली मादा परस्ती या मटीरियलिज्म और जिंदगी को एज अ फन ट्रीट करना है। और इसका इम्पैक्ट फिर क्या होता है कि फिर रेस के नए नए घोड़े तैयार होते हैं, और बच्चों ने बड़े होकर फिर क्या करना है कि इन्हीं बच्चों ने वालिदैन बनना है, और ये फिर साइकिल चलता चला जाएगा। इसकी वजह से घरों में एक सिबलिंग कंपटीशन नजर आता है कि इस बात के ऊपर बच्चों को तरबियत भी नहीं दी जाती कि इखलाक अच्छे करने हैं, बल्कि जो अच्छे ग्रेड्स ला रहा है वही टॉप पे है, घर में भी फैमिली में भी, और बेशक कि वो अखलाकियात में कितना ही बुरा है। वालिदैन अपना सुकून चैन सब कुर्बान कर चुके हैं, और वो सिर्फ रिसोर्सेज मुहैया करने की जिद्दोजहद में लग पड़े हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आ गया है। So these are the parallel scenarios. What is the way out? तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर ही वे आउट है, क्योंकि अभी कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर तो नहीं चल रहा। तो जिस डोमेन में जंग जारी है उसी डोमेन के ऊपर ही हमें सलाहियत हासिल करने की जरूरत है, और ये सलाहियत हासिल हो सकती है कुरान और सुन्ना का इल्म होने की वजह से। सबसे पहले तो इसका इल्म हासिल करना,
और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन को एज अ होलिस्टिक टर्म लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना विदाउट सेपरेटिंग के रिलीजियस एजुकेशन अलग है, मदरसों का तालीमी निज़ाम अलग है और सेक्युलर एजुकेशन अलग है। ये हमने दुनिया में किया है, वरना अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई सेपरेशन करके नहीं दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो इल्म दिया गया था वो चीजों का इल्म था, दुनिया की चीजों का इल्म दिया गया था, और उसके बाद जब वो दुनिया में भेजे गए तो उसको बताया गया कि वही का जो इल्मुल वही है वो वहां पे उसको उसकी ताकीद की गई उनको। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह खैर। वेल डन तबस्सुम, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है आपकी। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि वो अपने सवाल को मुख्तसर और जामे रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछ सकें। और अगर कोई अपनी राय देना चाहता है या कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है तो प्लीज़ इसके लिए हमारे पास फीडबैक फॉर्म मौजूद है, आप अपनी कीमती राय वहाँ ज़रूर दें। जी, अब अपने हाथ खड़े कर लें आप लोग, जिनके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ अपने हैंड रेज कर लें। जी हफ्सा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप जी अपना ऐसा क्वेश्चन पूछें। जी, मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि इन्होंने जिक्र किया था प्रेजेंटेशन के दौरान कि कुरान और सुन्नत में जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की एक बात की है, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे? जी, मैंने ये नहीं कहा कि कुरान और सुन्नत में गलतियां हैं। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन अगेन, लेट मी शो यू। जी, ये ओरिएंटलिज्म को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ओरिएंटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो जिसके थ्रू इस्लाम का इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई है, और उस इमेज को खराब करने के लिए कुरान और सुन्नत में से गलतियों को निकाल निकाल कर, और एतराजात, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनको उनके ऊपर एतराजात उठाए गए हैं। और उन एतराजात की वजह से ही एक तरफ तो बाकी दुनिया को मुतनफर किया गया कि ये दीन ऐसा नहीं है कि जिसकी तरफ रागिब हुआ जाए, और दूसरी तरफ ये है कि जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके जहनों में भी कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शंस क्रिएट की गई हैं, जिसकी वजह से। जी जी तबस्सुम, ओके, आपने बहुत बिल्कुल ठीक कहा। अगले सवाल के लिए हम चलते हैं मुनज़्ज़ा की तरफ। जी मुनज़्ज़ा, अपना सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये असल में सवाल करना चाह रही थी कि देखें आजकल का जो ये इस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल वारफेयर हो रही है, जैसी भी है, आप ये देखेंगे इतना ग्लैमराइज करके हर चीज को पेश किया जा रहा है, चाहे वो हमारे हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, ये जो भी है, उसके अंदर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही जो अब नई वाली जनरेशन है, हमें पिछली वाली को तो छोड़ देना, जो अब ये स्टेज गुजार, हमारे में कुछ थोड़ा सा दीन की नो हाउ थी, ये बच्चे तो उस दीन से भी गए हैं। और ये जो बच्चे माँ बाप बन रहे हैं, ये अपने बच्चों को क्या वो दीन देंगे? ये तो खुद इतने दौलत के पीछे, पैसे के पीछे और इस ग्लैमर के पीछे हैं, तो ये अपने बच्चों की उस तरह तो ना ही तैयारी करवा सकते हैं, ना दीन की तरफ ये खुद है ना बच्चों को ला सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इन लोगों को इस तरफ लाने के लिए, दीन की तरफ लाने के लिए और इस आने वाले वक्त के लिए तैयार करने के लिए कैसे जहन साजी की जाए इनकी, मुझे तो ये सारा परेशानी है कि आया इनको कैसे तैयार किया जाए। जो लोग दीन से इतने दूर हैं, उनको दीन की तरफ लाया ही कैसे जाए? फिर वो इन चीजों को समझेंगे ना। जब वो इस तरफ आएंगे नहीं, इसको बुरा समझेंगे ही नहीं, तो वो इस चीज की तरफ इसको कैसे काउंटर करेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसको कैसे जहनसाजी की जाएगी। आपने अपने सवाल में एक तो मोबाइल फोन का जिक्र किया, जाहिर है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर रही हैं उसके साथ साथ, फिर आपने ग्लैमर का भी जिक्र हाँ, किया कि ये चीजें इतनी ग्लैमराइज हैं हाँ, जी जी जी, सॉरी, मैं कि इसको हम मटेरियलिज्म भी कि बहुत हम ज्यादा है। कि जी हमें जी। हमें कोई वो टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम किसी और तरफ सोचें, यही बात है। हम्म, जी जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि फिर क्योंकि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, ये भी तो एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का टूल ही है ना, जो यूज हो रहा है कि जिसने हमें अलग कर दिया अपने दीन के साथ, जिस तरह से आप ये बात कर रही। तो यूजिंग द सेम टूल, इन्हीं मीडिया इसी मीडिया को यूटिलाइज, इसी सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए, इन्हीं मोबाइल एप्स को यूज करते हुए, ये अब हमारी ड्यूटी बनती है ना। अब हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमें यूं करना चाहिए और यूं करना चाहिए, बट दिस इज द राइट टाइम टू स्टेप इन टू दैट, कि हम भी ऐसा मटेरियल बनाना शुरू करें जो कि बेस्ड हमारे इस्लाम पे ही करे, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पे आजकल के जो माहौल है उससे रेलेवेंट हो, ताकि जो लोग जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं उनको उसी लैंग्वेज पे ही बात समझाई जाए। बिकॉज वो जो तफासिर हैं, अगर हम वो खोल के बैठ जाएंगे, खास तौर पे पेरेंट्स की क्या बात करें, नई जनरेशन के आगे,
या उनके पेरेंट्स के आगे भी, तो बिकॉज पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही जिसकी आप कंप्लेन कर रही हैं वो एक ही पेज पे हैं। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो जाहिर है बच्चे उसी का रिफ्लेक्शन है। तो इसी बात की जरूरत है कि, और दैट वुड बी द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, लेकिन फिर हमें टेक्नोलॉजिकली साउंड होने की जरूरत है, अपना मटेरियल प्रोड्यूस करने की जरूरत है जो कि उसकी टक्कर का हो। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शैलो, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो ये पूछना था कि इन्होंने पॉइंट दिया है कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो बिल्कुल मजहबी लेवल की होती है, और जो स्कूलों में है वो सेकुलर टाइप होती है, तो उसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता है। तो जो मदरसों में तालीम दी जाती है उसमें बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसी चीजें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसमें। तो वो जब वो फिर आते हैं तो वो जब मोबाइल या टीवी देखते हैं तो उसमें से वो क्रेजी हो जाते हैं कि वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा माइल होने लग जाते हैं। जबकि स्कूल का जो बच्चा होगा वो भी फिर जब दीन से भागेगा उसको नजदीक वो खौफजदा सा होगा कि पता नहीं ये मुझे मौलवी बनाना चाह रहे हैं। तो ये बैलेंस ना करना ये तो हम लोगों ने खुद ही किया है। जब हमने स्कूलों में अपने बच्चों को बैलेंस तालीम दी नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ इस्लाम नहीं दिया, दीन की तालीम दी है, तो बिल्कुल ही बच्चे उससे वो हो गए, मस्जिद तक रहते हैं, मस्जिद से बस उनका एक बना हुआ है कि वो दुनिया से दूर हो जाते हैं। तो ये बैलेंस तो हमने ही करना है। ये करना कैसे किया जाए कि ऐसे मदरसे या कोई ऐसे स्कूल्स बनाए जाए, या अपने घरों में ही उन बच्चों को एक तरफ वो स्कूल से पढ़ के आए तो क्या घरों में कोई ऐसा सिस्टम हम बनाए? आप क्या कहते हैं इस बारे दैट इज द वे आउट, जो मैंने बताया ना कि मदरसे की एजुकेशन को अलग हमने खुद कर दिया और दूसरी तालीम को हमने, वो वे आउट उसमें ये है कि कंबाइन किया जाए उन दोनों को। आप पूछ रही हैं कि उसको किस तरीके से किया जाए। बात फिर वही सिस्टम पे आके रुक जाती है कि क्योंकि सिस्टम सिर्फ इंसान नहीं बनाते, लाइक सिर्फ मैसेज अवाम नहीं बनाती, उसमें इक़्तिदार के लोग भी शामिल होते हैं, और जब तक वो शामिल ना हो जाहिर है कि सिस्टम नहीं बन सकता। और हम इतने वीक अवाम हैं कि हम तो उनको फोर्स भी नहीं करते कि ऐसा सिस्टम लाया भी जाए, क्योंकि हमें खुद इस बारे में अंदाजा नहीं होता। तो अब ये है कि बाकी स्टेप्स यही हो सकते हैं कि क्योंकि माँ की गोद भी पहली दर्सगाह है, और शायद हमारी माँ भी भूल गई है। वो भी जब अपने छोटे से बच्चे को खाना खिला रही होती है तो मोबाइल ही सामने रख के खिला रही होती है, चाहे वो जितना भी छोटा हो। तो हम खुद क्या हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं अपने बच्चों में? शिकायत तो हम बाद में करेंगे ना। तो हम तो खुद ही उनको, वो क्यों क्रेजी हो जाते हैं? बिकॉज हमने उनकी गुटी में ये चीजें डाली हैं। जब 3 माह के बच्चे को हम खिला रहे हैं, उसके मुंह के आगे टैबलेट रख रहे हैं, और वो नानी तेरी मोरनी को चोर ले गई, ये सब सिखा रहे हैं, या कोई और मोटू पतलू, तो आप खुद बताइए कि जहन साजी हम खुद कैसी कर रहे हैं? तो क्वेश्चन तो सबसे पहले मुझ पे आता है ना एज अ मदर, और फिर मैं बाद में किसी और के ऊपर इल्जाम लगा सकती हूँ, बिकॉज स्टार्ट तो हमने हमेशा अपने आप से ही करना है। मुदस्सिर, आपका क्वेश्चन। अच्छा, मैं ना इन सिस्टर से थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि आपने जितने इज्म भी बताए हैं, जाहिर सी बात है उन सब का इफेक्ट इस वक्त हम सब के ऊपर है, और वो चल भी रहा है, और मजीद जो है ना वो जारी है सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ किस्म में जो भी जराए हैं। तो आप कोई मिसाल साथ साथ दे देना उसके के भी, ताकि हम सब के जहन में वो चीज़ फौरन से आ जाए, हाँ देखें मेरे सामने भी ये चीज़ आई थी और मैं भी इसका शायद असर इस तरह ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो साथ साथ मिसाल कोई अभी भी दे दें या वैसे दे दिया करें तो मेरा ख्याल है ये चीज़ बेहतर होगी। जी बिल्कुल, मैं नोट कर लेती हूँ, सब गुड सजेशन, बट अभी टाइम की कमी है, तो अगर अलाउ करते हैं तो कोशिश कर लेती हूँ। जी तो बसुम, आप को हम एट द एंड ऑफ द सेशन जो है ना हम दोबारा चांस देंगे, आप इसका क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं एट द एंड। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। नोमान, आर यू रेडी? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नुमान हैदर फ्रॉम ग्रुप सी 217, और आज की मेरी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर अदर देन इस्लाम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब हम इस्लाम में इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। ये तो होगी वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो हम इस्लाम में करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा दुनिया में कोई ऐसी कौमें हैं, कोई ऐसे मज़ाहिब हैं, कोई ऐसी सिविलाइजेशन हैं कि जो अपना पैगाम मुसलमानों तक पहुँचा रही हैं।
और हमसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में पहुंचा रही हैं, और तमाम मुसलमान उससे असरअंदाज भी हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो उनके पैगाम से असरअंदाज हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा हथियार जो मुसलमानों की साइकोलॉजी को बेदरेक कत्ल किए जा रहा है, उन्हें पता भी नहीं है कि वो उसके असरअंदाज आए हुए हैं। तो क्या इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई और कौमें हैं जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कर रही हैं? तो इसका जवाब है यस। इस टाइम के अंदर दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सी कौमें हैं, मज़ाहिब हैं, तहजीबें हैं कि जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कर रही हैं। अब वो किस वे में कर रही हैं, उनके ज़राए क्या हैं? तो जो बेसिक बेसिक ज़राए हैं उसमें बुक्स आती हैं, सोशल मीडिया आता है, मूवीज़, ड्रामाज, नेटफ्लिक्स, म्यूज़िक, आर्ट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कर रही हैं और अपना पैगाम मुसलमानों तक पहुँचा रही हैं। अब जो वो पैगाम पहुँचा रहे हैं उनमें मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन्स हैं, जिनमें मेजर प्रिवेलेंट आइडियोलॉजीज़ जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, उनमें कैपिटलिज्म आती है, डेमोक्रेसी, यूटिलिटेरियनिज्म, सेक्युलरिज्म, फेमिनिज्म और हिंदुइज्म। अब हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये कहता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा कामयाब है। अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर हम देखें आम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को, तो सबको ये तो पता होता है कि स्टीव जॉब या बिल गेट्स की सुबह उठने की 6 बजे की रूटीन है या 5 बजे उठता है। लेकिन पिछले 1400 साल से 2 अरब बंदा फजर की नमाज के लिए उठ रहा है, वो किसी को नहीं नज़र आ रहा। कि पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की इस टाइम डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये हो चुकी है कि अगर आप सुबह पैसे के लिए 6 बजे उठते हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन सुबह फजर के लिए 6 बजे उठने में कोई कामयाबी नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारे अंदर एक कैपिटलिज्म की फिलॉसफी इस हद तक मौजूद है कि हमें पता भी नहीं है, और इसके सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू। कैसे कि जो अपने बच्चे को बचपन से ये नहीं सिखाते कि अगर गरीब भी मरोगे तो कामयाब मरोगे। जब बचपन से पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कामयाब हो, तो वो बेशक जिस मर्जी जगह पे जाए, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, वो पैसे को ही अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस समझता है। उसके बाद हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल प्रोफेसर, वो बच्चे की नॉलेज की यूटिलिटी ये बताते हैं कि तुम जितना पैसा कमाओगे तुम्हारी नॉलेज की यूटिलिटी उतनी ज़्यादा है। कि जो तुम इल्म आज पढ़ रहे हो, तुम कामयाब उसमें तब होगे जब तुम पैसा कमाओगे। हालांकि इस्लाम ये कहता था कि इल्म हासिल करो, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। ये हमारे नबी का हुक्म है, हमने लोगों की मदद करने के लिए इल्म हासिल करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और अम्मी अबू ये दोनों बच्चे की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पैसे को बता देते हैं कि पैसा है तो तुम कामयाब हो। इस वजह से कैपिटलिज्म की फिलॉसफी मुसलमानों में इस हद तक प्रीवेलेंट है, और इसको चेंज करने के लिए सिर्फ 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसको चेंज कर सकते हैं, और वो पेरेंट्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस फिलॉसफी को प्रमोट करने में वही हैं। इसके अलावा एक दूसरी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी की। ये एक सिस्टम भी है कि डेमोक्रेसी बेसिकली, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मसला ये है कि ये लोगों पे डिपेंड करती है। कि इस्लाम तो ये कहता है कि जो अल्लाह ने असूल बताए हैं वो होंगे, जबकि डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो लोग बताएंगे वो होंगे। अब मसला ये है कि मुसलमानों डेमोक्रेसी इस्लाम में है या नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि मुसलमानों को एक ज़रूरत क्या पेश आ रही है कि वो डेमोक्रेसी को इस्लाम के अंदर साबित करना चाहते हैं। मतलब अगर मुसलमानों के पास एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, खिलाफत राशिदा के 30 साल हमारे पास मौजूद हैं, खिलाफत का निज़ाम हमारे पास मौजूद है, तो मुसलमानों को एक ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि वो डेमोक्रेसी को इस्लाम के अंदर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस टाइम अगर आप देखें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और हमारे आम लोग ही इवन हमारे उलमाज भी डेमोक्रेसी को इस्लाम के अंदर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ये असल सवाल है। आप हमारी बुक्स देख लें, हर जगह हमें वेस्टर्नाइज साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, सारे के सारे फिलोसफर्स हमें वेस्ट के पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूम हो, डिकार्टे हो, कैंट हो, रोजी हो। सारे के सारे फिलोसफर हमें वेस्ट के पढ़ाए जाते हैं, जबकि किसी मुसलमान को ये नहीं पता कि इब्न कय्यम की फिलोसफी क्या है, गजाली की फिलोसफी क्या है। क्यों नहीं पता? ये उनकी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का वे है कि वो हमारे जहनों में ये चीज़ बिठा देते हैं कि डेमोक्रेसी होगी तो निज़ाम चलेगा, वरना अगर खिलाफत आ गई तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। और अगर इस टाइम के अंदर हम देखें ना, तो आम मुसलमान का भी व्यू यही है कि खिलाफत आएगी तो मुल्क का निज़ाम तबाह हो जाएगा। ये आम मुसलमान इस टाइम सोचता है। इस टाइम अगर खिलाफत आती है तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मुसलमानों की वजह से आएगी। ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की वजह से है कि उन्होंने हमारे जहनों के अंदर बुक्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए ये बात बिठा दी है कि हमारा निज़ाम डेमोक्रेसी का ठीक है और खिलाफत का निज़ाम आने के बाद तबाही होगी। इसके अलावा यूटिलिटेरियनिज्म की एक फिलोसफी है जो बहुत ज़्यादा आम है।
कि जो चीज़ जितने ज़्यादा लोगों को खुश करती है वो उतनी ज़्यादा सही है। आपने अक्सर लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने में तो बहुत भली लगती है, जबकि इस्लाम ने इसके अगेंस्ट क्या कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम पाकिस्तान के ड्रामास को देख लें और पाकिस्तान का जॉइंट फैमिली सिस्टम देख लें तो इसमें हमारी मोस्टली खवातीन सारी जिंदगी या वो अपने हस्बैंड को खुश करती हैं या अपने बच्चों को खुश करती हैं या अपने सास ससुर को खुश करती हैं। ऐसा क्यों है कि हमें हम यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी के अंदर है कि बस सबको खुश कर लो तो तुम कामयाब हो, अल्लाह को कोई नहीं खुश करना चाहता। तो ये इस फिलोसफी के ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा सेकुलरिज्म की एक फिलोसफी है कि मस्जिद अलग और पॉलिटिकल सिस्टम अलग। अब इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है ना वो मस्जिद ही है। टू बी ऑनेस्ट, हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन जब वो लोग हमारे उलमा या हमारे असातिज़ा के जिन्होंने ये बताना था कि इस्लाम के अंदर निज़ाम है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ सिस्टम, जब सारे नहीं लेकिन वो जो ये बात करते हैं कि इस्लाम में निज़ाम नहीं है और फिर वो कुरान को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, तो आम मुसलमान भी निज़ाम से दूर हो जाता है। वो भी ये समझता है कि पॉलिटिकल सिस्टम अलग है और निज़ाम अलग है। तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही वे है कि कम अज कम IMS के लोग ही जो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने जाते हैं वो मस्जिदों के अंदर ये बात करना स्टार्ट करें कि इस्लाम में निज़ाम है। वो मस्जिदों के अंदर इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया करें, इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस किया करें। उसके अलावा सेकुलरिज्म की फिलोसफी से निकलने का, आइडियोलॉजी से निकलने का और कोई वे नहीं है कि हम इस्लाम को मस्जिद से एज अ निज़ाम प्रेजेंट करना स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटी से ऐसा निज़ाम प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। उसके अलावा जो आइडियोलॉजी है वो है फेमिनिज्म की। अब फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि औरतों को हकूक मिलने चाहिए। अब फेमिनिज्म बेसिकली औरतों को मर्दों के बराबर हकूक देने की बात करता है, जबकि इस्लाम में औरतों के अलग हकूक है, मर्दों के अलग हकूक हैं। मतलब फेमिनिज्म की फिलोसफी ऐसी है कि ये खवातीन को अल्लाह की गुलामी से निकाल कर माशरे की गुलामी में ले जाती है। कि पहले ये तमाम आइडियोलॉजीज, चाहे वो कैपिटलिज्म हो चाहे वो सेकुलरिज्म हो, इन तमाम आइडियोलॉजीज का शिकार मर्द था, वो उस पर असरअंदाज होती थी। लेकिन फेमिनिज्म के आने के बाद एक ऐसा ड्रॉबैक है ये इसका कि अब औरत भी कैपिटलिज्म के अंडर आई हुई है। वो भी जॉब जब करती है तो सारा दिन उसको भी पैसे की टेंशन रहती है। इससे होता ये है कि जब फादर और मदर दोनों सारा दिन जॉब करते हैं और एंड पे आके वो बच्चों की जब वो तरबियत कर रहे होते हैं तो वो उनको भी यही सिखाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर माँ जॉब ना करे, उसको सारा दिन पैसे कमाने की दौड़ में ना रहे, तो कम से कम वो बच्चे को ये एजुकेट कर सकती है कि आपकी जिंदगी का मकसद पैसा नहीं है। लेकिन जब वो फेमिनिज्म की फिलोसफी के अंदर होती है तो उसकी भी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा रह जाता है। और इसके सोर्सेज में भी नेटफ्लिक्स मूवीज और जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसको प्रमोट करती हैं। इसके अलावा हिंदुइज्म एक डॉक्ट्राइन है कि जो मुसलमानों के अंदर, खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर स्टार्ट से रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट से हिंदुओं के साथ रहते थे, तो वो सारा कल्चर, वो सारा फ्लेवर हमारे सूफीज़्म के अंदर, हमारी बिरादरी सिस्टम के अंदर अभी तक मौजूद है। अब इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज में पाकिस्तानी ड्रामाज आ जाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, म्यूजिक है, रैंकिंग सिस्टम है। ड्रामाज कैसे? अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को देखें तो इनके अंदर से अगर सिर्फ मूर्तियां डाल दी जाएं तो पाकिस्तान के ड्रामे में और हिंदुओं के ड्रामे में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी वही सास बहू की साइकोलॉजी और वही रिलेशनशिप्स के मसाइल अभी तक वही चल रहे हैं। ये सारी की सारी हमारी फिलोसफी अभी तक हिंदुओं से इन्फ्लुएंस होके आ रही है। क्यों? क्योंकि हम उनकी कल्चर से अभी तक इन्फ्लुएंस है। तो इसको सही करने का सिर्फ एक ही वे है। और पाकिस्तानी ड्रामास में मैं इसलिए मोस्टली फोकस करता हूँ कि पाकिस्तान की जो आम ले मैन खवातीन है उनकी जो डेली रूटीन की साइकोलॉजी बन रही होती है ना, अभी तक भी वो पाकिस्तानी ड्रामास से इन्फ्लुएंस होकर बन रही होती है। जो ले मैन खवातीन है वो उसकी बेस पर अपनी फैमिली को जज कर रही होती हैं, उसकी बेस पर अपने तमाम मामला को जज कर रही होती हैं। उनकी साइकोलॉजी अभी तक पाकिस्तानी ड्रामास की बेस पर बनती है। तो अगर हमें साइकोलॉजी चेंज करनी है तो हमें उन सब लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना होगा, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, उन सब को हमें इस्लाम से इन्फ्लुएंस करना होगा, ताकि वो जिस वे में हिंदुओं की फिलोसफी को प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस्लाम की फिलोसफी को प्रेजेंट करें। अब नेटफ्लिक्स जिस अट्रैक्टिव वे में अपनी जो भी जिस भी कौम की आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है, अब
हम अगर उस उतने वे में इस्लाम को उस अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा सकते। हम कहें कि हम उन्हें बुक से और बातों से कहें कि नहीं। अगर नेटफ्लिक्स उनको इतने अरबों रुपए लगा के अपनी एक आइडियोलॉजी के अंडर ला रहा है तो हमें भी उस वे में उस तरीके से उतनी अट्रैक्शन से इस्लाम को प्रेजेंट करना होगा, वरना लोग इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे। तो दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। अब आप क्वेश्चन कर। वेरी गुड नोमान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन तमाम डिफरेंट आइडियोलॉजीज के जरिए ही हमारे जहन और सोच को लोगों ने चेंज किया है, बल्कि इस्लाम से हमें खौफजदा कर दिया है। ये मेरी ओपिनियन है, और हमने इसी खौफ को खत्म करके इस्लाम की असल रूह को जिंदा करना है इंशाल्लाह। जी, वहीद, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सारी प्रेजेंटेशन तो नहीं सुनी, लेकिन काफ़ी देर से माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। ये जो भी भाई साहब ने कहा कि हमने इस्लाम को अट्रैक्टिव करके पेश करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस किस्म की अट्रैक्शन, कि अब हम उसको, अब जैसे ऑलरेडी जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं, इससे पहले भी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उन्होंने बोला कि हमें भी मवाद उस तरीके का लेके आना चाहिए। देखें, कुछ चीज़ों की सोबराइटी होती है, ठीक है। अब उस चीज़ को आप नीला पीला अट्रैक्टिव कार्टून तो ऑलरेडी उसके ऊपर बन चुके हैं। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस ऐसी हैं जो हमने सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए उनको कार्टून की शक्ल दे दी है, और कभी कभी उनको देख के दुख भी होता है कि ये क्या मजाक है। और हम उसको कह रहे हैं कि चूंकि बच्चे कार्टून देखते हैं, इसलिए हमने कार्टून की शक्ल में ही यानी हमने ऑलरेडी जो एक नॉन सीरियस माइंड था वो उनके अंदर क्रिएट कर दिया है कि तुमने कुरान के अंदर या चीजों के अंदर भी जो है ना ये कार्टून ही घुसाने हैं। और आप लगा के देख लें, बहुत सारी आपसे आज से नहीं बन रही, बहुत अरसे से ये बन रही हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये क्वेश्चन उनसे ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, खास तौर पे जैसे बच्चों की बात हो रही है, तो अट्रैक्टिवनेस में आप किस किस चीज को लेंगे कि हमने इस्लाम को कैसे अट्रैक्शन देनी है। तो ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे अभी थोड़ी सी इस बात की समझ नहीं आई, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और मे बी के ड्यूरिंग द आंसर इसके साथ कुछ और क्वेश्चन ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे जो क्लिक किया है वो ये अट्रैक्शन का थोड़ा सा वर्ड क्लिक किया है, तो मेरा ये थोड़ा सा जवाब जो है वो मुझे दे दें। हाँ, तो चिल्ड्रन के लिए मोस्टली तो ये है क्योंकि वो विजुअल से इफेक्ट होते हैं। तो जिस तरह वो कार्टून्स देख रहे हैं उसी तरह उनको उसी सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि जिसमें उनको इस्लाम की चीज़ें दिखाई जाए। मतलब ये जिस तरह फॉर एग्जांपल इर्तुगरुल आया था, अब उसमें इस्लाम का कितना कंटेंट था नहीं था ये एक अलग बहस है, लेकिन उसने जितनी हमारी कौम की साइकोलॉजी बिल्ड की है ना, ये हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी उससे पहले हमें नहीं पता था कि हमारे मतलब आबा अजदाद कैसे होते थे, इन्होंने किस किस तरह से फतूहात की, क्या किया क्या नहीं किया। तो ये विजुअल्स की बेस पे है। इसी तरह हमें विजुअल्स के साथ चिल्ड्रन को प्रेजेंट करना होगा। तो ये वही कर सकता है कि जो मीडिया की इंडस्ट्री में है, जो मूवीज बनाते हैं लोग, मतलब जो प्रोड्यूसर या सारे, ये वही कर सकते हैं जो चिल्ड्रन को प्रेजेंट। उसके अलावा माँ बाप घर से के वो रोजाना की बेसिस पे कम से कम बच्चे की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को पैसे से तो हटा देना। उसकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अगर आप इस्लाम बता दें, अल्लाह बता दें, ये अगर उसके एक स्टैंडर्ड सेट हो गए ना, तो बाकी फिर वो विजुअल्स अगर ना भी हुए ना, तो कम से कम वो इस्लाम से डिट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अल्लाह के असूल हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर अट्रैक्शन ना भी हुई ना, अगर बच्चे का स्टैंडर्ड्स ये बना दिए गए कि हम अल्लाह के असूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर विजुअल्स सेकंड चीज आती है कि बाद में उसको विजुअल्स के जरिए हम प्रेजेंट करें इस्लाम को एक अच्छे वे में, मूवीज बना के, जिस तरह उमर सीरीज बनी है या और जैसे बहुत सी मूवीज वगैरह हैं नेटफ्लिक्स पे, जिस तरह और काफी हैं। पहली चीज ये है कि बच्चे के स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये है कि वो अल्लाह के असूलों पर किस कदर है। और दूसरी चीज विजुअल्स। वेरी गुड आंसर नोमान। आई एग्री कि बच्चे विजुअल से बहुत ज्यादा सीखते हैं, और हमें जरूरत है इस पर काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजमल नसीर। जी अजमल। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है।
जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मेरा क्वेश्चन में एक दो बातों के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। मैं डिफर करूंगा प्रेजेंटर जो है कि एक तो उन्होंने ये बोला है कि जो आ, हमारे प्रेजेंट स्कॉलर्स हैं या मौलवी, इन्होंने शायद कहा था कुछ इस तरह का कि वो नहीं, ये बात नहीं कह रहे कि जी इस्लाम के अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कि जी इस्लाम में सिस्टम नहीं है। जबकि आल्दो ऐसी कोई बात नहीं है। आज के एक नॉर्मल भी मौलवी किसी भी मस्जिद में जाए, या हमारे जो भी स्कॉलर जो मशहूर हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब हो गए, या न, हमारे डॉक्टर तारिक कादरी साहब हो गए, या और भी जो बड़े बड़े हमारे मीडिया के ऊपर भी है, तो वो सब इसी चीज पे स्ट्रेस करते हैं कि इस्लाम ही जो है जाता है याद है और उसमें आंसर है। ऐसी कोई बात नहीं कहता हमारा कोई भी इस्लाम का, चाहे मौलवी है तो चाहे कोई भी है। वो बेशक डेफिनेशन उनकी अलग होगी, इंटरप्रिटेशन अलग होगी, लेकिन हर एक इस चीज के ऊपर स्ट्रेस देता है। तो उनको बगैर किसी प्रूफ के किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मेरा क्वेश्चन ये था कि तबलीगी जमात के हवाले से थोड़ा सा सवाल था कि एक ये काम हो रहा है, बेशक पाकिस्तान में हो रहा है, और इसमें इंडिया से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से तो पूरे वर्ल्ड से भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे मैंने फैमिलीज को चेंज होते भी देखा है, पेरेंट्स को भी देखा है, फिर बच्चे भी जाते हैं कहीं, नौजवान भी जाते हैं, और फिर की तरबियत भी इस तरीके से होती है कि उनका जो एक बॉटम लाइन है, ठीक है, होलसम उस तरीके से तो नहीं है, क्योंकि उनमें वो उस लेवल की तो ट्रेनिंग नहीं हो रही, इंटरनेशनल लेवल की या उस तरीके की लीडरशिप की तो नहीं हो रही, लेकिन कम अज कम एटलीस्ट नमाज रोजा और जो माहौल उनको मिल रहा है, और उसके अंदर जो बेसिक इस्लामिक जो ज़रूरतें हैं, फ़राइज़ हैं, सुनते हैं, वो चीज़ें वो सीख के आते हैं, और उसके अलावा वो फिर एटलीस्ट मीडिया में, और फिर जो उनका ज़हन साजी होती है, और उसके साथ वो उसका इफेक्ट भी हमें अमली तौर पर भी नज़र आता है कि वो अपने मामलात को भी ठीक करते हैं, चाहे कोई तजारत कर रहा है या कोई मुलाजमत कर रहा है या किसी तरीके से, तो वो भी काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं माशरे को। तो अगर वो इस तरीके से भी बाद लोग अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में कार्य काफी लोग कर रहे हैं, खबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, ठीक है, आल्दो के बहुत सारे लोग नहीं है, तो इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो ठीक कर रहे हैं, सही है, नहीं सही है, या उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स है? बहुत शुक्रिया। ओके, तो जो आपका पहला सवाल था ना कि मस्जिदों में लोग मतलब निज़ाम के खिलाफ नहीं है तो सब ये कहते हैं, तो वो मैंने इसलिए कहा है कि किसी पाकिस्तान में आप मतलब स्टैट्स ले लें कितनी ऐसी मस्जिदें हैं, क्योंकि मैंने खुद विजिट की हैं पूरे पाकिस्तान की मोस्टली मस्जिद में विजिट कर चुका हूँ। तो किसी भी मस्जिद में ना निज़ाम के बारे में कहा ही नहीं जाता कि इस्लाम आप खिलाफत कायम करें, आप निज़ाम ले आएं। डॉक्टर इसरार जस्ट अ वन एग्जांपल है। डॉक्टर इसरार के साथ भी क्या हुआ है वी नो कि उनको हमारे मुल्क के उलमा ने ही ओस्ट्रिसाइज किया है। अब वो लाला मदूदी के साथ क्या हुआ है वी ऑल नो। तो द थिंग इज पाकिस्तान की जो मोस्टली मस्जिदें हैं ना, जब वो ये बात नहीं ना करती कि इस्लाम में निज़ाम है, और साल के अंदर जब 52 खुतबात होते हैं, जब उनके अंदर इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बताया जाता, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बताया जाता, और सिर्फ नमाज रोजे तक लोगों को महदूद रखा जाता है, और वो भी उस वे में नहीं बताया जाता कि जिस वे में बताना चाहिए। मतलब हाई से हम सिर्फ खजुए लाते हैं बजाय इसके कि उससे पूरी दुनिया का निज़ाम हमने कैसे चलाना था। तो जब ये चीज़ें हम नहीं ना बताते, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि हम किसी और सिस्टम को मान रहे हैं। कि जब हम इस्लाम का निज़ाम लाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इस्लाम के निज़ाम की बात नहीं ना करते, तो आप इनडायरेक्टली आप जमहूरियत के निज़ाम के अंडर ही आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो निज़ाम के खिलाफ बात कि इस्लाम में निज़ाम नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं भी कहते ना, तो वो ये भी नहीं कहते कि इस्लाम में निज़ाम है। कितनी मस्जिदों में ये रोज़ाना की बेसिस पे कहा जाता है कि हमें निज़ाम लाने की ज़रूरत है। ये नवाज शरीफ, इमरान खान, ये जैसे भी हैं, इनको इस निज़ाम को पीछे रखो और इस्लाम के निज़ाम के लिए कोशिश करो। कितनी पाकिस्तान की मस्जिदें ऐसी हैं जो ये कोशिश कर रही हैं। मैंने पर्सनली विज़िट किया है, 90% ऐसी मस्जिदें हैं जो ये कोशिश नहीं कर रही। इवन हमारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी जो हैं, ये तो चलो मस्जिदें होगी ना, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर आप पाकिस्तान की बेसिक यूनिवर्सिटीज़ ले लें, आप लम्स ले लें, आप जीसी ले लें, आप आईबीए, इनमें जो हमारे रिलीजियस प्रोफेसर हैं, वो भी निज़ाम की बात करने से डरते हैं। वो भी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी ठीक है, बल्कि वो तो ज़्यादा कहते हैं कि डेमोक्रेसी ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जब निज़ाम की बात नहीं करते, तो वो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं। और दूसरी जो आपने तबलीगी जमात की बात की है ना, तबलीगी जमात मोस्टली फॉर मी, लोगों का व्यू डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन उनसे
लोग रिपल्स होते हैं बजाय इसके कि इस्लाम की तरफ आए। मतलब आप इस्लाम को जिस तरह वो है उस वे में अगर प्रेजेंट नहीं ना करे तो इसकी बजाय आप ना करें कि आप उसको गलत वे में प्रेजेंट कर दें। मतलब लोग इस्लाम से रिपल्स होना शुरू हो जाएं। यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो मैंने यूनिवर्सिटीज खुद सारी विजिट किया है, यूनिवर्सिटीज के लोग तबलीगी जमात से रिपल्स होते हैं क्योंकि वो उनको उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं देते। तबलीगी जमात वाले कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देते होते। वो बस ये बताते हैं कि आप इस्लाम में आए आए ये नहीं बताते कि चलो मैं इस्लाम में आया हूँ, इसका आने का मुझे फायदा क्या है। मतलब मुझे इसकी रीजन बताओ ना कि फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ, मैं सोशल साइंस का बंदा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस्लाम में आया हूँ, ठीक है, मैं आपके असूलों के मुताबिक काम करूंगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? कुछ भी। वो उनके पास आंसर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपको उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में और दूसरी आइडियोलॉजीज क्या चल रही हैं, उनको निगेट कैसे करना है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे जब आपको पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी गलत क्यों है? तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे कि जो पढ़ा लिखा बंदा है? आप ले मैन को तो फॉर एग्जांपल दावत दे सकते हैं इस्लाम की, लेकिन आप उन बंदों को नहीं दे सकते कि जो पढ़े लिखे हैं, कि जिनके हाथ में निज़ाम है। ये असल बात है, इस वजह से तबलीगी जमात इतनी इफेक्टिव नहीं है। गुड। आई एग्री कि हमारे सामने इस्लाम की ट्रू पिक्चर को जो है वो पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा, बल्कि इस्लाम हम अगर खुद से सर्च करें ना तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेते हैं अरीशा। जी अरीशा। आस्क योर क्वेश्चन। जी अरीशा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो एक सिस्टर ने किया था चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। आई एग्री के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बच्चे बहुत सीखते हैं, बट अगर हम एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सारी तरबियत का और प्रोसेस हुआ है वो विजुअल के बगैर हुआ है। डोंट यू थिंक कि अगर हम अंडर 13 के बच्चे को विजुअल पे या स्क्रीन पे डाल देंगे तो इन द लॉन्ग टर्म वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देंगे? मतलब उनके जो केमिकल हैं उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव उनका इम्बैलेंस हो जाएंगे उनके केमिकल बहुत ज़्यादा। ये बात सही है, बिल्कुल अंडर 13 को विजुअल्स पे नहीं जाना चाहिए, उसके केमिकल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो पहले मोटू पतलू और सुपरमैन देख रहे हैं। मतलब हम्म, उनसे तो अच्छा है कि वो इस्लाम के अंदर आ जाएं। ये बात करें कि जो पहले कार्टून वगैरह वो देख रहे हैं, या तो आप बिल्कुल बंद कर दें, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है कि आप उसके माँ बाप उसके लिए विजुअल्स हों। क्योंकि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी ना, उसके माँ बाप उसकी विजुअल थे, वो जो उसके सामने एक्ट या करते थे वो उसको फॉलो करते थे। तो अगर ऐसा है तो ये बेस्ट है। लेकिन जो पहले कार्टून देख रहे हैं ना, उनकी बजाय ये अच्छा है कि अगर वो उन कार्टून से हटकर इस्लाम की तरफ आ जाए तो फिर विजुअल प्रेजेंट करने में कोई मसला नहीं है, वरना बेस्ट वे यही है कि आप 13 के बाद करें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक मॉडल अगर हम 13 से पहले उनको दे देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी उनके लिए। एंड ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। अ, आपने बात की हमारे पेरेंट्स की, तो हमारे पेरेंट्स ने बेशक हमें विजुअल्स जो है वो एज ए स्क्रीन फॉर्म में नहीं दिखाए, लेकिन जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स होते थे हमारी डेली लाइफ में वो हमें जरूर दिखाए जाते थे, वो भी विजुअल्स में ही आते हैं। विजुअल्स डज नॉट मीन कि वो स्क्रीन है, वो हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ विजुअल है। तो हमारी फैमिली गैदरिंग्स जब होती थी, हम बाहर कहीं जाते थे, तब भी वो हमारे लिए विजुअल्स ही थे। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्क्रीन, बिकॉज बाकी विजुअल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक वे होगा, और जो स्क्रीन वाला जो आजकल हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर कल्चर है इसके अंदर तो इसका नुकसान ही है। बिल्कुल इसका नुकसान है, और इसके लिए हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है ना। हमें हमारे जी पेरेंट्स एज ए पेरेंट टाइम नहीं दे रहे बच्चों को। दैट्स वाई हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद जवाद। जी जवाद साहब। अनुषे, you can ask your question. Okay, Jawad is back. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमन भाई ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आई वुड अप्रिशिएट इट, बट एक चीज़ में मैं ऑब्जेक्ट करूंगा कि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, चलें डेमोक्रेसी वैसे मैं भी मानता हूँ कि इट्स सेल्फ इज हराम, सही है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो है इस्लामिक डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉ कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं बन सकता, यानी जो मेजोरिटी फैसला करेगी वो हलाल के दायरे में अंदर फैसला करेगी, हराम और हलाल के दायरे में फैसला नहीं करेगी। और खिलाफत भी ये सेम ही थी, खिलाफत में भी वोटिंग हुआ करती थी, सारे कबीले बैत किया करते थे खलीफा की, और वो भी मेजोरिटी जो खलीफा होता था वो भी मतलब सजेशन लेता था हर किसी से कि क्या फैसला करना चाहिए, और वो हलाल के दायरे में अंदर फैसला किया करते थे। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी तो मॉडर्न फॉर्म है एक्चुअली खिलाफत की। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए होता है कि जब हम डेमोक्रेसी को ना डीपली स्टडी नहीं करते। असल में डेमोक्रेसी और इस्लाम में बेसिक डिफरेंस ये है कि इस्लाम में हम उन लोगों की बात करते हैं कि जो सर्टिफाइड हैं कि ये खलीफा को चूज कर सकते हैं, ये नेक लोग हैं, मतलब ये मुत्तकी हैं, ये इस काबिल हैं। जबकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें बेशक फॉर सम रीजन अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है ना, तो आप सारी जिंदगी बेशक शराब भी पीते रहे हो ना, आपको अपनी होश भी नहीं है, आप वोट दे सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि कोई भी बंदा के जो चाहे वो जना करता है, चाहे वो चोरी करता है, चाहे वो करप्ट से करप्ट भी है, वो अपना मतलब वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वो जरूर चूज कर सकता है। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, वो चंद सर्टिफाइड लोग हैं जिन्हें लोग कहें कि ये मुत्तकी हैं और ये इस काबिल हैं कि ये हमारा खलीफा चूज कर सके, वो खलीफा चूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड खिलाफत। तो ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। Thank you, Noman. Now we will move to our last presenter, Saad Humayun. जी साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है? जी जी साद आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी एक मैं आपको राइट से दूं। हम्म। जी अब कर लें अपनी स्क्रीन शेयर। ओके। एनी प्रॉब्लम साद? एक सेकंड देख रहा हूँ कि क्या स्क्रीन शेयर हुई है नहीं हुई अभी? स्क्रीन शेयर हो गई है, बट इशू ये आ रहा है कि जूम को उसमें अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आप कहें तो हम शेयर कर लें। वेट, देखिए अब हुई, जी स्क्रीन शेयर हो गई। हो गई। एक सेकंड। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डिफेंडिंग एंड प्रमोटिंग इस्लाम। यानी कि ये टॉपिक मैं समझता हूँ राइट नाउ करंटली तमाम मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आईएमएस से रिलेटेड तो सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आवाज़ क्लियर है? कोई इशू हो तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी साद आवाज क्लियर है, लेकिन अपने क्लियर मोबाइल है फोन आवाज़? हॉरिजॉन्टल कर ओके। लें ताकि स्लाइड्स क्लियर हो जाए। ठीक है। जी अब ठीक है। अच्छा,
अच्छा ठीक है। मेरा TL28 हूँ मैं, साद हुमायूं, और CH4 मेरा ग्रुप है। और टॉपिक हमारा consequences of not defending and promoting Islam। अच्छा, राइट नाउ अगर हम करंट सिचुएशन देखें तमाम मुसलमानों की, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, तो उसमें एक घरों के अंदर एक फिजा कायम है जिसमें हर बंदा जो है ना वो इस बात को प्रमोट कर रहा है, बेटा सिर्फ खुद अपनी नमाज पढ़ो और जो है बस अपने आप को देखो, अपने घर को देखो, बाकी अगर कोई पड़ोसी भी प्रॉब्लम में है तो जो है उसकी तरफ तुम नहीं जाओ, तुम अपने घर को देखो, तुमसे अपने आप को बचाओ। राइट नाउ ये चीज एक आम हुई हुई है हर घर के अंदर। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? इसके नुकसान के लिए मैं एग्जाम्पल आपको ये दूंगा। लेट्स सपोज कि आप जो हैं आपके एरिया में, किसी के भी एरिया में, एक ऐसा शख्स आता है जो कि करप्ट है। लेट्स सपोज किसी मोरली करप्ट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज वो ड्रिंकिंग का बिजनेस करता है वो, और जो है आप हम लोग इसी सोच के साथ जो है उसको वो कर देते हैं कि मतलब हम इसे नहीं कर, हम अपने आप को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं और हम इसे नहीं रोकते। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान इस तरह होगा कि हम कुछ टाइम तक देखते रहेंगे, क्योंकि वो जो है अपना ऐसा ऐसा बिजनेस ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और फिर उसके बाद क्या एक टाइम आएगा कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे और वो उस एरिया से, उस जगह से गुजर रहे होंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि वो भी उस चीज से अफेक्टेड हो जाएं। या फिर अगर आप खवातीन बाहर जा रही होंगी तो वो भी उस चीज से अफेक्ट हो सकती है, और फिर दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। वो शायद गली में शायद किसी एक घर में पहले वो बिजनेस कर रहे थे, अब वो 2 घरों पे आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी वो गली कैप्चर करेंगे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरी सोसाइटी कैप्चर करेंगे। और फिर हो सकता है कि वो आपको घर से बाहर निकाल दे, या फिर आपके साथ ऐसे मामला तो कि आप खुद ही वहां से स्विच कर जाएं। बेसिकली ये एक नुकसान है कि आप एक टग ऑफ वॉर की स्टेट के अंदर हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपसे रस्सी बंधी भी है, आप बोले नहीं मैं इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं नहीं खींचूंगा। ओके, आप ना खींचें, लेकिन सामने वाला जब खींचेगा तो आप डेफिनेटली उसकी साइड जाके गिरेंगे। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें कुरान से और इससे मैं कोशिश करूंगा कि हर मुसलमान की अब ये हमने जैसे कि अभी पहले भी बात क्लास प्रेजेंटर जो थे उनके उसमें चल रही थी कि तबलीगी जमात और जो है उलमाए कराम ये सब चीजें नहीं, देखिए ये किसी एक फर्द वाहिद की, ये किसी एक पोर्शन की जिम्मेदारी नहीं है कि उलमाए कराम ये काम करेंगे या फिर जो है मतलब कुछ तबलीगी जमात या लेट सपोज आलिम दीन ये काम करेंगे। ये सब की जिम्मेदारी, क्योंकि जब हम जंग की हालत में होते हैं ना एंड वी आर आउट ऑफ सोल्जर्स, तो हमारे पास क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर कोई डंडा भी उठा सकता है ना, आप अलाओ में आप आ जाए, आपकी जरूरत है हमें, क्योंकि आप एक जंग में, और आप जो कुछ भी मैक्सिमम आप पर्सन यूज कर सकते हैं आप उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कुरानिक हदीसें हैं। अब मैं कोशिश करूंगा जिसको पढ़ना है वो पढ़े, और मैं बाकी उसको जो है ना बैकग्राउंड देने की कोशिश करूंगा। अच्छा देखें, अब हम बात करते हैं क्या ये वाकईतन हमारी जिम्मेदारी है भी या नहीं है, कि मतलब हमें दीन आगे फैलाना है या नहीं फैलाना। देखिए, अगर एक घर आना है और उस घराने का जो फर्द वाहिद है, यानी कि जो सुपरवाइजर है, फादर फादर या मदर, अब उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, और जो उसमें सबसे बड़ा बच्चा हो वो बोले नहीं मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैं बड़ा नहीं होऊंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब आपके फादर की डेथ हो गई है, तो आप ही सब घर के बड़े हैं और आपने सारी जिम्मेदारी लेनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से विसाल फरमा गए, और वो दे गए इस पैगाम को आगे देगा कि ये पैगाम आपने आगे तक पहुंचाना है। अब आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है, आपने इस मैसेज को आगे पोर्ट्रे करना लाजमन है। ठीक है, और उसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप जो है ना, अच्छा ये वाली जो मिसाल है कि जो हदीस है कि मतलब अगर कोई भी देखे बुराई को तो वो हाथ से रोकने की कोशिश करे। ठीक है, उसके अलावा अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सका तो फिर वो दिल में बुरा जाने। कुरान की आयत है जिसमें उसका तर्जुमा है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं कि जो अमल बिन मारूफ करते हैं, यानी कि नेकियों की तरफ लोगों को बुलाते हैं, और नही अनिल मुनकर करते हैं, यानी कि लोगों को बुराई से रोकते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला इस तरह की मुख्तलिफ आयत है जिसमें अल्लाह प्रमोट कर रहा है। ये वाली भी एक हदीस है कि अगर किसी को दीन का एक मफहूम है जिसका एक एक बाप भी अगर आपको पता हो, तो आपने जो है ना वो आगे कन्वे करना है। अच्छा, इस चीज को आप इस तरह से समझें कि लेट सपोज आपके घर, अच्छा मैं मिसालें दूंगा सारी ताकि हम लोग रिलेट कर सकें। हमें कुरान और हदीस की नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बहुत है, बट हम रिलेट नहीं कर पाते, शायद तभी हम उस चीज को ओन नहीं कर पाते। आपके घर में एक दावत हुई,
और उस दावत के बाद जो है सारे मेहमान चले गए, अब घर पूरा मैस्ड अप हुआ हुआ है, सारी चीजें हुई है। तो उस वक्त एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो आप उससे बोलते हैं बेटे काम करो, तुम ये चमचे जो रखे हुए हैं ना तुम ये उठा के ले आओ। आप उसको भी जाया नहीं करते, उसकी जो एफर्ट्स हैं आप यूटिलाइज कर सकते हो उससे भी। तो मुझे लगता है ये जो हदीस है ना, कि तुम में से किसी को एक चीज भी अगर पता हो तो वो तुम आगे, तो अल्लाह ताला इस चीज के ऊपर इम्फेसाइज करा रहे हैं कि आपने लाजमन जो है ना इस्लाम को डिफेंड करना, प्रमोट करने के ऊपर लगे रहना है। मतलब और इसके आपने अगर छोड़ेंगे तो उसका नुकसान क्या है, देखें आपने बल्ब जलाया तो रोशनी होगी, जैसे ही बल्ब बंद होगा तो रोशनी खत्म होगा, अंधेरा आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि ये हम ऐसा नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल पार्टी में नहीं हो सकते। आप या राइट पर हैं या फिर आप रॉन्ग पर हैं, आपने दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना जरूरी है। आप अगर बीच में रह जाएंगे तो आप जो है रॉन्ग के साथ खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि बुराई को देखना और उसे ना स्टॉप करना खुद ही बुराई का पार्ट बनना है। अच्छा ये पॉसिबल है, अच्छा ठीक है, इसकी मिसाल कैसे हम लोग के जहन इस बात को एक्सेप्ट कर गए, ये इस मिसाल से समझे। एक हीरो है, वो बहुत अच्छे हीरो, लेट्स सपोज उसके लुक्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन जैसी बुराई आती है, कोई किसी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा होता है, वो फौरन साइड पे छुप के बैठ जाता है। वैसे वो अखलाकियात में भी बहुत अच्छा है, मामलात में भी बहुत अच्छा है, नमाज में भी पढ़ा, लेट्स सपोज वट एवर जो भी ह्यूमन के राइट्स है वो सारे वो कर रहे हैं, लेकिन जैसी किसी के ऊपर ऑपरेशन होता है वो छुप के बैठ जाता है। हम में से कोई शख्स भी इस टाइप के शख्स को हीरो कभी भी कंसिडर नहीं करेगा, कभी भी इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा कि यार ये हीरो, हमारा जहन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, भले ही उसकी 100 अच्छी आदत हो, लेकिन अगर वो बुराई बुराई के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा तो इट्स मीन कि हम उसे हीरो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब सहाबाओं की जिंदगी से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए हम लोग जैसे कि जो घर में बैठ के कोशिश करते नहीं है, बस अपनी नमाज अपना रोजा देखना है, तो एक हदीस डॉक्टर सार कोट करते हैं। अच्छा मैंने वो हदीस ढूंढी, हदीस मुझे नहीं मिली, वो अनस बिन मालिक का एक कोट था, वो उनके कॉल था, वो ये था कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपने जो है ना इस बस्ती के ऊपर अजाब लाना है। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला इसमें तो आपके नेक बंदे जिसने पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ने बोला कि आपने यहीं से शुरू करना है अजाब, क्योंकि मेरी नाफरमानियां होती रही और वो अपनी इबादत में लगा रहा। अच्छा अब ये एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जिसपे हम सोचें, क्या हम में से कोई शख्स इस लेवल पे पहुंच सकता है कि वो इबादत इस लेवल पे आके कर रहा हो कि वो जरा से भाई पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी ना कर रहा। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो चीज भी अल्लाह की तरफ से डिफाइन हो रही है कि भाई अगर आप यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे ना, लेकिन अगर आपने बुराई को रोकने के खिलाफ स्टेप्स नहीं लिए तो उस अजाब के अंदर आपने भी मुब्तला होना है। आप उस चीज के मतलब जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो आप पे भी लाजमान आएगा। सहाबाओं की जिंदगी, सहाबा कितने इखलास वाले थे, कितने गुनाहों से बचने वाले थे। क्या सहाबा ने ये अमल किया कि वो जैसी उनकी जो है मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो वहीं पे रुक गए और वो वहीं पे अपनी इबादतों के ऊपर फोकस करते रहे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। हर सहाबी निकल गए, मुख्तलिफ कोनों पे सहाबाओं की कब्र है, और उसकी वजह यही है कि उन्हें पता था अपनी जिम्मेदारी जो है ना कि यार अगर हमने ये अच्छाई को बढ़ाया नहीं तो बुराई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आज दुनिया में इस्लाम बेसिकली जो मजहब है वो इंसानियत का मजहब है, और शैतान का जो मजहब है वो इंसानियत के खिलाफ एक मजहब है। इसकी आप इस तरह से समझें कि अगर एक हिंदू है, लेट सपोज मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, या नॉन मुस्लिम है, कोई भी एक नॉन मुस्लिम नॉन बिलीवर है, अगर शैतान सिर्फ इस्लाम का दुश्मन होता, अगर इस्लाम इंसानियत से रिलेटेड ना होता, तो शैतान उस नॉन बिलीवर के साथ कभी भी गलत नहीं करता, उसको सपोर्ट करता, उसे सारी चीजें करता। बट लॉट्स ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस सुसाइड की उन्होंने, क्योंकि शैतान जो है इंसानियत के इन दी एंड दुश्मन है। वो इंसानियत खत्म किए बगैर, इंसान को नुकसान किए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर कभी भी जो है ना इस चीज के ऊपर जो है ना वो सुकून से नहीं बैठेगा। हम लोग अपना काम करें और हमें बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए शैतान से। वो किसी भी बंदे को नहीं छोड़ता, वो हर बंदे के ऊपर कोशिश करता रहता है। और राइट नाउ अगर हम जो है देखें इसके, जैसे कि हदीस है कि आप एक कश्ती में जा रहे हो, अब आप इस हदीस से समझे मफहूम जिसका ये कि एक कश्ती में जा रहे हो और नीचे से एक कश्ती के नीचे कंपार्टमेंट में लोग और ऊपर कंपार्टमेंट में लोग हो, ठीक है। और जो है वो क्या करें, नीचे कंपार्टमेंट वाले लोग ये करें कि भाई अगर हमें कोई चीज ऊपर से चाहिए तो हम होल कर रहे हैं, ऊपर दीवार के ना अंदर नीचे होल करने में पानी पीना है, हमें ऊपर जाके पीना पड़ा, हम डायरेक्ट समंदर में होल करते हैं कश्ती के नीचे और हम वहीं से पानी पी लेंगे। अब इस वक्त अगर ऊपर के कंपार्टमेंट वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई ऐसा होने वाला है, वो कश्ती के बीच में सुराख करने वाले हैं ताकि वो पानी पी सकें, और आपने नहीं रोका तो क्या होगा? आपकी कश्ती ने डूब जाना है।
आप लोग जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो तो डूबेंगे डूबेंगे, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप से सवाल ये करना चाहिए, क्या वाकईतन हम जो है बेस्ट नेशन है एज अ मुसलमान, जो अल्लाह ने सारी चीजें कुरान के ऊपर बताई है? अगर देखा जाए तो हर बंदा नफसा नफसी पे लगा हुआ है, सिर्फ अपनी जात पे लगा हुआ है। जैसे कि माँ की मिसाल देते हैं, लोग बोलते हैं माँ की ममता की बड़ी मिसाल देते हैं। सॉरी, माँ की ममता है, बट वो एक बंदरिया के अंदर भी मिलेगी, वो आपको शेरनी के अंदर भी मिलेगी, वो सारे जानवरों के अंदर मिल जाएगी, जो अपने बच्चों को डिफेंड करने के लिए अपने से बड़ी पावर से भी लड़ जाएगी। तो ये क्वालिटी वो नहीं है जिस क्वालिटी की वजह से माँ के कदमों तले जन्नत है। वो क्वालिटी ये है कि उस माँ ने अपने बच्चों को ट्रेन करना है ताकि वो आगे जाके सोसाइटी का अच्छा पार्ट बन सके और अच्छा रोल प्ले कर सके। तो अब इसके बाद जो है हमें करना किस तरह से, देखिए इसके करने के अब हमने सारी चीजें हमें पता चल गई, लेट्स अब हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है हमें करना, अब क्या करें। जरूरी नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट जो है ना किसी से डायरेक्ट बड़ी पावर से जाके भिड़ जाए। आप स्टार्ट करें छोटे बेबी स्टेप से। आप सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट करें, आप अपने सर्कल के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट करें, अपने दोस्तों से इस तरह से बात करना शुरू करें। हम लोग फजूल डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हम कोशिश करें पॉजिटिवली हर दिन बैठ जाए और पूछे यार कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस्लाम को हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम चीजों को और बेहतर करके दुनिया के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम डेली बेसिस पे इसके ऊपर डिस्कशन करें, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करें, लोगों को बताएं, और जो लीगल जो भी एक्शंस हम ले सकते हैं, प्रोटेस्ट करना और सोशल मीडिया को गैदरिंग्स वट जो भी हम कर सकते हैं, तो वो जो है ना हम करें। अब इस चीज को अगर हमने अभी भी नहीं समझा, तो फिर ये बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मिसाल दी थी कि एक करप्ट पर्सन आपकी सोसाइटी में आ गया और आपने अगर उसे स्टॉप नहीं किया, तो एक वक्त आएगा वो पूरी सोसाइटी को कैप्चर कर लेगा और फिर जो है आपको शायद अपना घर भी छोड़ के जाना पड़े। माइट बी पॉसिबल आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो जाएंगे, तो हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है आपकी। जी अनुषे, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। जो अभी प्रेजेंटेशन दी गई है, रिलेटेड टू इट मेरा एक छोटी सी खुद है कि हम इन चीज़ों को जो बदलने की कोशिश की बात हो रही है कि आवर लेटेस्ट यूनिवर्सिटी कल्चर where we need to implement Islamic rules. Our generation is sadly turning towards even atheism, and but contrary to if you try to change the system and if you go towards the system and talk against it, so the whole system reacts very badly at it. So how to cope up with this situation? Thank you. साद, आप जवाब देना पसंद करेंगे? आई थिंक साद का इंटरनेट इशू है, तो आप ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहे इसका? जी काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। चैट में हमारे पास काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसका आंसर देना चाहते हैं, तो काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें। अनुषे, आप क्वेश्चन रिपीट करें। प्रेजेंटर इज हियर, ही विल आल्सो आंसर। जी अनुषे, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें अपना। जी जी। मैं ये कह रही हूँ कि our latest university culture in Pakistan especially, which is going towards a lot of negativity and a lot of unethical issues, where we need to implement Islamic rules. And if you go towards such institutions and universities or even the students, we see that a pattern exists कि वो आपको काउंटर जिसको कहते हैं ना अगेंस्ट हो जाते हैं आपके, आप समझा रहे होते हो तो दे गो अगेंस्ट इट। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अवेयरनेस रेज करते हैं या किसी को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं सिस्टम में, तो हाउ टू कोप अप विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? अच्छा, साद,
कहाँ चला गया? आवाज आ रही है? जी साद हेलो। आंसर दें आप। जी जी आ रही है, जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। तो बेसिकली मैंने लास्ट में जो बोला था कि हमें बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करना है। देखिए, आपने डायरेक्ट बड़ी फाइट के अंदर नहीं उतरना, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि बॉक्सर है तो वो डायरेक्ट बड़े ओपोनेंट को चैलेंज नहीं करता, वो पहले छोटे से स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो हमें भी यही करना है कि हमें क्या करना है, अभी हमने अपने सर्कल स्ट्रॉन्ग करना है और हर घर अपने सर्कल को स्ट्रॉन्ग। लेट सपोज आपका जो एम है, आपका जो विजन है, उस विजन के साथ खड़े होने वाले 1,000 बंदा, 10,000 बंदा इस चीज पर आ जाए। जब देखिए पब्लिक एक साइड पर जमा हो जाए ना और वो किसी एक चीज का सवाल कर ले, तो गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियल है वो उसे रिप्लाई जरूर करता है। वो फिर इतनी सारी पब्लिक को, जैसे कि करंट सिचुएशन की बात करें इमरान खान के साथ, देखें इमरान खान, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, बेसिकली पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ। अब उसके साथ हुआ क्या कि वो अपने विजन के साथ बहुत क्लियर था, बट उसकी जो आवाम थी वो इतना क्लियर नहीं थी। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई कि वो तो लोगों को घरों से उठाना है, उठाना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली ऐसा होगा, आप उठेंगे। जब आईएमएस भी बड़े लेवल पे जाएगा तो शायद हो सकता है ये हो। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। सहाबा के साथ शुरू में ही हुआ, जैसी दीन इस्लाम के गलबे की बात है तो शहादत होना स्टार्ट हो गई, उस वक्त उन्होंने वहीं पे खड़े होकर जो है ना अपने विजन के साथ स्टिक रहे, अपने मिशन के साथ स्टिक रहे, अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये तभी कुर्बानी देता है इंसान, तभी होता है। बट राइट नाउ बेबी स्टेप्स लेना है। अगर आप जैसे कि किसी स्कूल की बात कर रही हैं कि आप बोल रहे हैं कि यार मुझे स्कूल में ये इम्प्लीमेंट कराना है, कोई स्कूल का लॉ चेंज कराना है, तो आप एकदम से डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल से या जो भी उधर के डीन है उससे बात ना करें। आप अपने साथ 3-4 टीचर्स को ऐड करें और जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपना नंबर इंक्रीज करते रहें। और फिर जब आप सब लोग मिलके जाके उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग सुनेंगे, लाजमन सुनेंगे और उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको। आई होप मैंने आंसर दे दिया होगा। ये अगले सवाल के लिए चलते हैं। आकिब आकिब सिद्दीकी, अनम्यूट योरसेल्फ आकिब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम सलाम जी। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे पीछे जो नुमान भाई बता रहे थे ना उनसे था, तो पूछना था, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पूछे वो इंशाल्लाह। बात कर वो बात कर रहे थे ना तबलीगी जमात के बारे में, और कह रहे थे कि मतलब वो एक अच्छा नहीं है, जो इकोनॉमिक्स का वो जाएगा तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलता मतलब। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए ना कि तबलीगी जमात एक इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन की जमात नहीं है। हर एक का ना एक डिफरेंट होता है, जिस पर वो काम करते हैं। तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें इंटेलेक्चुअल जमात है या हमारे पास आए हम आपको सोल्यूशन देंगे। बेसिकली वो तज़किया नफ्स की जमात है ना, तो उस पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं ना किसी पर क्रिटिसाइज कर सकते बेसिकली। अगर हम उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली हम देखें कि इतना अच्छा वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर सारे क्यों ना एक सवालिया निशान बना रहे हैं उसको। बेसिकली जैसे आईएमएस है, ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर की जमात जैसे है, मतलब कि हम देख रहे हैं। तो ये तबलीगी जमात नहीं है, क्योंकि ये बंदे लेके उनका तज़किया नफ्स ऐसे नहीं करती कि आप दूसरों को दावत दें, आप हमारे साथ आए, घर घर जाएं। बेसिकली हर एक का डिफरेंट होता है फील्ड। ठीक है। आकिब तो आपकी वाल के आवाज चली। अच्छा ठीक है। अच्छा आकिब देखें, जो आपने बात तो की ना, मैं भी अभी अच्छा। एक मिनट। जी जी। तो अभी हम देखें कि आईएमएस में कोई ऐसा बंदा है जिसने तबलीगी जमात में तकरीबन 40 दिन लगाए हों, तो आपके लिए ये इसको ट्रेन करना आसान होगा, या एक ले मैन को जिसने मतलब नमाज भी नहीं पढ़ता, या जो ऐसी है कि मतलब ले मैन को ले आए, उसको ट्रेन करना ज्यादा आसान होगा। तो ऐसे ही है ना कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। कोई एक काम करे, कोई दो काम करे, ऐसे नहीं ना कि सभी मतलब इकट्ठे सभी के हम सब पर नहीं कर सकते। तो दूसरी वो बात करते हैं ना कि वो मौलवियों पर जो क्रिटिसाइज हर वक्त सर साहिब भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो बेसिकली ना मतलब कि मैं खुद है ना, होता है कि हर इंसान का अपना होता है। तो मुझे बुरी लैंग्वेज या अब्यूजिव या जैसे बदतमीजी वाला कोई भी लहजा हो ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे वो मैं इंजीनियर साहब के वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि इनकी हैसियत तो कुत्ते के बराबर भी नहीं है, ऐसे अल्फाज। मतलब कि ये कितनी बुरी लैंग्वेज है कि जब आपने एक दावत का काम करना है तो आप इखलास से काम करें, आप अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें, आप सबको बिठाएं या उनको ऐसे कम से कम बदतमीजी से ना मतलब पेश आए, और अच्छा काम करें ना, ताकि वो आपकी बात समझें आपकी। ऐसे आप सबको दुश्मन बना रहे हैं अपना। बेसिकली ईगो सब में होती है, चाहे वो दीन का काम कर रहा हो, जो मर्जी हो, जो आलम भी हो ना, ईगो सब में होती है। और वो
काम करती है अपना। तो हम शैतान को ना इतना हल्का नहीं लेना चाहिए कि आप दीन में आ गए ना, तो अब शैतान ने ना मतलब आपके पास भी नहीं आना, आप ऐसे डल जाना है कि जैसे ना मतलब सोना होता है ना, वो पक जाता है, ऐसे नहीं होता। आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लें। नहीं, ये नुमान भाई से था ना कि वो इसको क्लियर करें कि वो मौलवियों पर भी क्रिटिसाइज कर अच्छा, रहे थे और मैं तबलीगी। अगर मुझे अलाउ करे तो मैं क्लियर करता हूँ इस चीज के ऊपर। अच्छा आकिब, देखिए सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे ना सब इंसान है। जब हम इंसान का वर्ड यूज करते हैं ना, तो इट्स मीन सबसे गलती हो सकती है। पहली चीज सही हो गई। दूसरी चीज, आपने मिसाल दी सर साहिल को भी आपने बोला, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी आपने बोला। देखिए आपने जो बात की ना कि लोग ऐसा करते हैं, नेगेटिव वे में कन्वे करते हैं मैसेज, सेम वही चीज आपने भी रिपीट की है। आपने जैसे इंजीनियर अली मिर्जा का नाम लिया तो जितने भी उसके फॉलोअर्स है उन्होंने आपकी बात में सुननी ही नहीं है। आपने जैसे ही सर साहिल का नाम लिया तो किसी ने आपकी बात नेक्स्ट सुनी ही नहीं होगी। आपने भी सेम वही चीज है, क्योंकि हम लोग का पैटर्न ही ऐसे डिजाइन हुआ है कि हम लोग जब भी कोई अच्छी बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव उसमें करते हैं, जबकि तरीका ही होता है कि आपने सिर्फ अपना पॉजिटिव पॉइंट आगे रखना है। आप किस तरह से कर सकते थे, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करूँ। आप इस तरह से बोल सकते थे सर कि राइट नाउ, मिसाल से समझाऊंगा मैं। एक जंग चल रही है और जंग में जो है एक बंदा लकड़ी लेके आ गया और वो लकड़ी से लड़ रहा है, आप तलवार से लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे बोलेंगे जाओ भाई तुम्हारे पास तलवार नहीं, जाके घर में बैठो? आप बोलेंगे भाई तुम पत्थर से भी लड़ो बट लड़ो, क्योंकि जंग चल रही है। इसी तरह राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे साहिल हो, चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो, कोई भी हो, दीन का काम कर रहा है ना, करने दो उसे, करने दो। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रख रहा है ना, वो उसे रखने दो वो इम्पैक्ट। उसको नेगेटिव उस पे नहीं, हमने क्या करना है भाई, हर कोई इंसान है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हमने पॉजिटिव पॉइंट लेना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। हर कोई इंसान है। आप मुझे इस वक्त कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा सकते जिसके अंदर गलती ना हो, चाहे तबलीग जमात हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो। हर इंसान से गलती, सर खुद भी एक्सेप्ट करते हैं भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। और वो बोलते हैं अगर मुझसे गलती हो तो मुझे पकड़ लेना फौरन। वो बोलते हैं, इसी बात के ऊपर तो हम इनके पीछे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि हम सबको ये चाहिए हर चीज के पॉजिटिव वे को देखें और पॉजिटिव साइड रेस कर, हमें सिर्फ अपना पॉजिटिव जो पॉइंट है वो रेस करना है, नेगेटिव खुद ब खुद साइड पे हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू नुमान। अर्शिया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम जी वालेकुम। अर्शिया। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम मेरी सलाम। आवाज आ रही? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो हम करना चाह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, जिसमें हम आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें ये बात कैसे अप्लाई होगी कि तामरून बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर कैसे की जा सकती है? बिकॉज मैं एक अपना ब्रीफ देती हूँ कि मैं अक्सर ये क्रॉस रोड में होती हूँ, मुझे नहीं समझता। जब मैं, मेरी मम्मी हो, ये लोग सारे अच्छे इस्लामिक चीजों से जुड़े हुए थे, उनकी पास्ट और आज भी है, अच्छा एजुकेटेड है इस्लाम को लेकर, मगर फिर भी हम जब मटेरियलिज्म देखते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ उन्हें समझाने का कि ये इस वजह से ऐसी सोच है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो कब जाकर हमें स्टॉप करना चाहिए कि बस ठीक है अब नहीं, या फिर कहाँ तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आइडियोलॉजीज के बारे में इन्हें समझाए लोगों को आसपास कि ये गलत है? और आई होप यू आर गेटिंग माय अच्छा, क्वेश्चन। ओके। अच्छा देखिए, इसका इस तरह से आप समझे कि एक जो है ना, अब आप जैसे आपने बताया कि आपके घर वाले जो ऑलरेडी दीनी चीज़ों में प्रैक्टिसेस कर रहे थे, पर चंद उनके अंदर इश्यूज से, मटेरियलिज्म था वो पाया जा रहा था, तो उन्हें कैसे स्टॉप करे थे? कि उन्हें स्टॉप नहीं करें, उनका सिर्फ उनको रिडायरेक्ट करना है हमें। उन्हें हमें चैनलाइज नहीं करना। जैसे कि पीछे मौलवी और उलमाओं के ऊपर भी बात आती है, ठीक है उन्होंने कुछ चीज़ों में मिस्टेक की, बट उन्होंने कुछ अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से शायद आज मैं भी बात कर रहा हूँ। तो हमें उन्हें चैनलाइज करना है, सिर्फ उन्हें हमें थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे लेकर आना है, शायद वो हमसे अच्छा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके। तो हमें किसी को भी स्टॉप नहीं करना। देखिए चलती हुई गाड़ी को स्टॉप करना है ना, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, लेकिन अगर आपने उसका हैंडल घुमा दिया ना तो वो ईजी है। वो हैंडल घुमाना ईजी है बनस्बत इसके कि आप गाड़ी को ब्रेक लगा के स्टॉप करें। फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगी। आपने स्टॉप नहीं करना, आपने चैनलाइज कर देना है उन्हें इस तरह से बातें। वही ना, जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल में मेंशन किया, पॉजिटिव पार्ट सामने रखना है, वो जो नेगेटिव करना है उसको नहीं होल्ड करना, हमने उसके ऊपर बात ही नहीं करनी। हम सिर्फ अपना पॉजिटिव आगे रख दें। खुद ब खुद उनका जहन सोचा कि यार ये मैं जो नेगेटिव कर रहा हूँ ना, ये मुझे शायद सही हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर आपने किसी को लेफ्ट पे जाने से रोकना है तो आप उसे करिए, एक तरीका यार तुम लेफ्ट पे नहीं जाओ, दूसरा तरीका यार राइट पे चलते हैं, आ जाओ। पॉइंट क्लियर हो गया ना, मतलब दोनों से मकसद तो अचीव हो गया। हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड के ऊपर बात करें, नेगेटिव खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा।
जी फिजर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं बेसिकली आकिब के पॉइंट को क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि बेसिकली ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम सबको क्लियर करनी पड़ेंगी। कम्युनिकेट करते हुए किसी भी पॉइंट को आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपने बात वो करनी है जिससे जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना वो सब इस तरह से क्लियर हो रहे हों कि जिस तरह साद भाई ने भी कहा है कि जंग के अंदर सारे शरीकें हैं सब मुसलमान, तो बजाय एक दूसरे की मिस्टेक्स को इन ए नेगेटिव वे पॉइंट करने के बजाय उसका एक तरीक़ेकार होता है जिसको आप हाईलाइट करते हैं जिससे बात समझ में आती है हर बंदे को उसके माइंडसेट के मुताबिक। अब मैं आकिब से ही आकिब से ही मुखातिब होते हुए ये बात कह रहा हूँ कि जो अभी तक ये इस सारे मामलात में गलती है ना जो आपने भी इशू रेस किया है सबकी तरफ से, वो बाज़ औक़ात ये होता है कि बात जो कौन सा स्टेक होल्डर कर रहा होता है वो अगले से जब मुखातिब होके कर रहा होता है तो उसको उस बात की समझ ही नहीं आ रही होती कि मेरे से ये बात की गई है तो इसका पॉजिटिव पहलू क्या होगा। उलमाए कराम ने जो इससे पहले इन सब मूवमेंट से पहले जो वो दीन फैला रहे थे जितने लोग पाकिस्तान में या बाहर भी, उन्हीं स्कॉलर्स की वजह से दीन की रस्सी को किसी हद तक थाम के बैठे हुए थे। लेकिन मसला यहाँ पे अब इन मूवमेंट से ये हाईलाइट होना शुरू हुआ है कि उन्होंने दीन का एक पहलू या दीन के मुख्तलिफ पहलू पेश किए हैं मुकम्मल तौर के ऊपर, जो बाकी पहलू पीछे रह गए थे उनको हाईलाइट करने की भी ज़रूरत दरपेश थी क्योंकि आपके पास इस दुनिया में दीन का पैगाम जब आपने फैलाना है, जब आपने इस्लाम को फैलाना, इस्लाम का मैसेज कन्वे करना, उसको मार्केट करना है जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के ज़रिए करवाया भी है, तो वो जनरली सब के लिए था, वो स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए नहीं था। यही चीज़ हमने उनको कन्वे करनी है, तो उसको कन्वे करने के लिए हमें हर स्टेक होल्डर के माइंडसेट के मुताबिक अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर करना पड़ेगा कि हम माइंडसेट्स को समझते हुए बात को कन्वे करें। तो बजाय इस बहस में पढ़ने के कौन किसको बोल रहा है किसको नहीं बोल रहा है, ये मेन गलती मेरे नज़दीक है। और आईएमएस जो है वो खाली इंटेलेक्चुअली सुपीरियरिटी को इसलिए फोकस कर रहा है, आपके सामने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के सेशन स्टार्ट हुए हुए हैं, उसमें बातों को क्रिटिकली एनालाइज करने का मकसद ये नहीं है कि क्रिटिकली आप उसको हाईलाइट करके उसमें से सिर्फ गलतियां निकालते हैं। क्रिटिकली एनालाइज करने का मकसद ये है कि आप बात को समझेंगे बात की क्या है और बात करने से अफेक्ट क्या पैदा हो रहा है। अगर वो नेगेटिव इफेक्ट पैदा हो रहा है तो उसको हमने अपनी बात के जरिए कैसे सही करना है, और अगर बात सही हो रही है तो वो किस वे में हो रही है और वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज किस वे में हो सकती है। तो इस चीज़ की तरफ फोकस किया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल जब डेवलप होगी तो सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को फील करने के बजाय इस चीज़ की तरफ ध्यान दें ताकि आपके पास प्रॉपर तौर के ऊपर चीज़ें आगे चल सकें। अच्छा, जी आकिब जैसे मैं कि आप जी अच्छा साथ भी आपने एक मिनट। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने पॉइंट ऐड किया और बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी मतलब अभी जो जी करंट जी सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जैसे कि साहिल अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उठ रहे हैं। मैं तो इसे पॉजिटिवली देख रहा हूँ इस एतबार से, मेरे बहुत सारे मुफ्ती दोस्त हैं वो एंटर हुए हुए आईएमएस के अंदर। और मैंने उन्हें एंटर इसलिए करा है, मैंने देखो आप जब तक ऑडियंस के बीच में नहीं आओगे ना, अभी आप ऐसी ऑडियंस के बीच में जिसको आपने जो बोल दिया मसला बता दिया जी चले गए खत्म, आपका आईक्यू लेवल ही नहीं बढ़ रहा। अब आप यहाँ इस एनवायरनमेंट में आओ और यहाँ पे सिचुएशंस देखो कैसी चल रही हैं, क्या क्या सवाल आ रहे हैं। आपको सवाल आएगा, जब सवालात आएंगे ना तब आपका आईक्यू लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी तो हमारे 10 साल 8 साल 12 साल का कोर्स करने के बाद वो तलाक के बस्ते बता रहे होते हैं। तो मैंने भी नहीं बोले यार आप लोग इससे आगे बढ़े, अब आप प्लानिंग्स के ऊपर आए, आप क्यों यहीं पे स्टक हो गए। तो ऐसा ये, और हमें पॉजिटिव वे में लेके चलना है चीजें इंशाल्लाह। एक दूसरे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं ना वो उसके अच्छे काम के ऊपर बात करें, बुराई सबके अंदर है, हम एग्जैक्टली सबके अंदर है, इग्नोर करें और आगे बढ़ें। क्योंकि राइट नाउ सबसे मेन चीज, अभी मेन पॉइंट है, इवन फिरकावारियत की साइड पे कर दें, राइट नाउ मेन एग्जैक्टली पॉइंट है खिलाफत कायम होना, दीन कायम होना। बस दीन कायम हो गया, उसके बाद पूरी रात बैठ के बहस करें, कोई मसला नहीं। जी आकिब आप अब आपको क्लियर हुआ पॉइंट? मैंने आपको इसलिए अनम्यूट किया, आप बता दें आपका पॉइंट क्लियरिफाई हुआ है कि नहीं। देखें, बेसिकली क्रिटिसिज्म करने का मतलब क्या है। अच्छी बातों से तो मैं एग्री करता हूँ ना। देखिए, मैं इसके प्लेटफॉर्म तो सर साहिल के प्लेटफॉर्म पे हूँ। और जब बात हो रही थी वो भी पहले जो बात कर रहे थे ना वो एक मौलवी पे कर रहे थे, तो मैंने ऐसे किया था कि देखें, मैंने खुद कई बंदों को रेफर किया है ना, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ना मतलब गुस्से वाली लैंग्वेज मतलब अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने भी कहा कि हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। मतलब कि उनकी ना वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा सा हो रहा है, मतलब उनके ना
नहीं उनसे मेल खाता। तो जैसे आप देखेंगे जावेद अहमद गांधी साहब है, आप उनका स्टाइल ऑफ कन्वे देखिए कि वो इतना प्यारा, मतलब मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ ना, मैं मतलब मैं प्योर राइटिस्ट हूँ। तो आप उनका वे ऑफ जो कन्वे है वो देखिए इतना प्यारा, मतलब वो दूसरे से ऐसे मिसबिहेव करते ही नहीं है, वो अच्छी अच्छी तरह से ना अपना पॉइंट रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ देखें कि मतलब चलिए अच्छाई की गुंजाइश है ना। क्रिटिसाइज करने का बेसिकली मतलब है कि अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आपको बता रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं बता रहा कि वो आपसे बदगुमान हो, आपको बता रहा हूँ कि आप खुद भी देखें, आप आगे कन्वे करें, सर साहिल तक बात पहुंचे, या आप देखें कि ऐसा कन्वे नहीं ना। क्योंकि जो जो भी आप काम कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल वारफेयर का, या जो आप खिलाफत कायम करने का, तो देखिए सब स्टेक होल्डर को एक पेज करना होता है। तो आपको अपना इखलाक इखलाक जो है ना वो बुलंद करना पड़ता है। आप इख्तलाफ वाली बात भी करें ना तो वो सबको अच्छे से समझ आनी चाहिए, मतलब कि वो उनकी ईगो हर्ट ना हो। बेसिकली जब आप ईगो हर्ट कर देते हैं ना, जैसे इन्होंने अभी कहा कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कहा तो उन्होंने उनके जो मानने वाले हैं मेरी बात नहीं सुनी। तो जब आप यही बात आप दूसरों के साथ कर रहे हैं तो फिर उन्होंने आपकी बात कैसे सुननी है? आप इसका आंसर देना। तो बेसिकली ये मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से कन्वे करें, और इख्तलाफ को है वो भी अच्छे तरीके से कन्वे करें, किसी की ईगो हर्ट ना हो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी ठीक है, आपका पॉइंट ऐड भी हो गया, आपने भी अब अच्छी बात किया है, उसको सबने सुना भी है। और ये प्लेटफॉर्म जो डिस्कशन फोरम का है, ये वीडियो रिकॉर्ड होकर लाइव जाती है, तो ये मैसेज जिस जिस तक जाएगा ना सबको पहुंच जाएगा, ठीक है। जी जी साद, आप अपना मदीहा, you want to पॉइंट। say something? जी जी, नेक्स्ट मदीहा, क्वेश्चन। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ना छोटा सा सवाल है कि क्रिटिसिज्म हम सुन क्यों नहीं सकते हैं? देखिए बात यह है कि हम अगर किसी का नाम भी ले रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम उसकी जो चीज है ना, काम है, उसको बुरा कह रहे हैं, हम किसी को पर्सनली नहीं बुरा कह सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं, लाइक जैसे अगर उसमें तबलीगी जमात का नाम आ जाता है या किसी भी आलिम का नाम आ जाता है, तो हम क्या शख्सियत परस्त हैं इतने कि हम किसी पे तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सर साहिल के बारे में भी कोई मतलब उनकी किसी बात को डिसएग्री करता है और कोई उसके बारे में बात करे, तो हम लोगों को पूरी तरह सुनना चाहिए, यही हमने सीखा है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम अनहाइजीन हो रहे हैं, हम बात को बदतमीजी से कर रहे हैं। क्या हम लोग मतलब अब इतना वो मुनाफिक हो जाए कि हम राइट बात भी ना करें? क्योंकि अगर हम किसी चीज पे तनकीद करेंगे तो नाम तो आएगा ना, हम छुपाएंगे तो फिर हम राइट बात कर ही नहीं रहे, वही बात होगी कि हम डर रहे हैं, बात छुपा रहे हैं। तो बस यही मेरा सवाल था कि हम अच्छा, क्यों नहीं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते? मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम हक बात करने की बात करें, ठीक है, तो वो आप क्योंकि वुमेन है तो मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा जो आपको सूट कर सके। आप खाना बनाए और अपने हस्बैंड के सामने रखे हैं और उसमें नमक तेज हो, और हस्बैंड बोले यार तुमने क्या खाना बनाया, इसमें इतना तेज नमक है। खाने की बात वो सही कर रहा है, लेकिन वो तरीका और वो मौका सही नहीं है। अगर वो इसी तरह करे, बोले यार खाना अच्छा बना है, गुड, आ जाओ साथ बैठ के खाते हैं, जब आपने एक निवाला लेना है ना तो आपको पता चल जाना है नमक तेज है, सही है, और आपने खुद मैसेज कन्वे हो गया, सही है। इसी तरह अच्छा, जो इससे पहले जो बोल रहे थे, ठीक है, उनका पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि भाई जब हम दोस्त बना के काम कर सकते हैं तो बेलाजे में दुश्मन क्यों बनाए। सुलह हुदैबिया के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सारे महाज खुले हुए, तो उन्होंने एक और महाज खोलना पसंद नहीं किया कि ऑलरेडी बहुत जंग चल रही है, एक और जंग खोल दूंगा तो हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो यही चीज, हम ऑलरेडी बहुत सारी जंगों में चल रहे हैं, तो राइट नाउ जितना हम अच्छे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पॉजिटिव बात करेंगे तो खुद ब खुद जो है ना, उनका पॉइंट बहुत अच्छा है कि उलमाओं को नाम लेके ना बोले, डायरेक्ट करते रहे तो अच्छा है, वो भी साथ हो जाएंगे, वो भी इस मिशन में शामिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक मुफ्ती थे, उन्होंने शायद बोले, रशीद नाम था आई थिंक उनका, उन्होंने सर साहिल को यही बोला कि आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज है, बस मसाइल वाली चीज को आप हिट ना करें। तो सही है, हर बंदे की एक फील्ड है डेफिनेटली, और बस ये कि हम कोशिश करें पॉजिटिविटी के अंदर रहते हुए ना काम करें। असल में ना दो चीजें हैं इसमें, एक है कि मैं जिसको बात कन्वे कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं ऐसे बेहतरीन तरीके से करूँ कि उसकी ईगो बीच में ना आए और वो मेरी बात उसके दिल तक उतर जाए। और जब मैं किसी से कोई मेरे बारे में कोई तनकीद सुन रहा हूं ना, तो उस वक्त मेरे ऊपर ये राइट है मेरा, मतलब मुझे समझना चाहिए इस बात को, यार अगर वो तनकीद कर रहा है तो मेरे अंदर की खामी है, तो ये टू पर्सन वेरी करती है। और डेफिनेटली आप अगर हमारी हालत देखें पाकिस्तान के लोग, आपको लगता है कि हमारे अंदर इतना सब्र है? अगर इतना सब्र होता तो इतने मसाइल क्रिएट ही नहीं होते ना। इसलिए राइट नाउ लड़ाई से बचते हुए हमें जाना है।
लड़ाइयों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पढ़ना, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। हिस्ट्री में देखें जितनी भी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं इस्लाम के नाम पे, उससे बहुत नुकसान आज तक हो रहा है। फिरके बने हुए उसी की बेसिस पे। हमें लड़ना नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, हमें कोशिश करनी है अपने मकसद पे स्टिक रहना, अपने मकसद पे पहुंच जाए, फिर उसके बाद करते हैं। अभी नहीं लड़ सकते हम, अभी टाइम नहीं है हमारे पास लड़ने का। मेरा पॉइंट ये, हमें बस अगर उसके तहत 9 या 5 बुराइयां 5 अच्छाइयां, 5 अच्छाइयों के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो कर तो रहा है ना। क्योंकि अब आपने उसकी 5 बुराइयों के ऊपर हिट किया ना, अब उसकी नेक्स्ट 10 वीडियो आपकी 5 बुराइयों को डिफेंड करने में ही आएगी। उसका टाइम वेस्ट हो गया। इसी तरह सर को किसी ने कुछ बोला, सर की वीडियो डिफेंडिंग की उस पर ही आ रही होगी, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम नहीं वेस्ट करना हमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जिस वे में कह रहे हैं पॉजिटिव वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं दूसरे वे में कह रही हूँ कि अगर हम मतलब अच्छे से किसी की जो वाकई उसमें बुराई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को, मतलब हम उसको गाली नहीं दे रहे, बुरा भला नहीं कर रहे, हम उसका जो एक्ट है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पे कहीं पे नाम तो आ ही जाता है ना, तो कम से कम इतना हौसला होना चाहिए कि हम क्रिटिसिज्म सुन के उसका जवाब दलील से दें, ना कि हम ये कहें कि आप हमारे आलिम को बुरा ना कहो। आलिम भी इंसान है, अंबिया नहीं है। तो हमने तो सर से यही सीखा है कि हमने राइट बात करनी है। अब राइट बात की जद में कुछ भी आ सकता है, बात आपकी राइट होनी चाहिए। जी मिस, आपने सही पॉइंट रेज किया है। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज करूंगा कि वो भी अपना पॉइंट इसमें ऐड करें, बिकॉज इट इज़ ए हेल्थी डिस्कशन। तो मुनज़्ज़ा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं भी एक बीच में एक छोटी सी वालेकुम। अनाउंसमेंट और एक आप लोगों को पॉइंट बताना चाहूँगा। मुनज़्ज़ा बस 1 मिनट दीजिएगा। हमें फीडबैक में मुतादिद मरतबा ये पॉइंट आया है कि चंद ही लोगों को बार बार मौका मिलता है और इट फिट्स अ डिस्कशन, तो सब लोगों को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज मैं शुरू से देख रहा हूँ चंद लोग हैं वही हैंड रेस कर रहे हैं। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल हैंड रेस करें, आपको मौका दिया जाएगा। खिजर या रुबीना, वाई दे आर अगेन एंड अगेन गिविंग द सेम पीपल चांस, बिकॉज वही बात कर रहे हैं और वही अपने पॉइंट्स बार बार दे रहे हैं। तो आप लोग भी अपना बिल्कुल पॉइंट बीच में रखें, और उसका तरीका ये या तो चैट में लिखें या हैंड रेस करें ताकि हमें पता चले। और इन केस अगर कोई इशू आ रहा है तो चैट में आप कन्वे कर सकते हैं, हम आपको बाकायदा तौर के ऊपर हेल्प भी करते हैं कि अगर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा तो वो म्यूट कर देते हैं आपके लिए, या वैसे कोई हैंड रेस करने में इशू आ रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो वो भी हाईलाइट हो जाता है। जी उमर, आप अपना क्वेश्चन पूछें या आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो। नाहीद। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी कि डिस्कशन मैं शुरू से ही सुन रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी आज हुई है। और ये पहली प्रेजेंटेशन है जो शायद मैंने बहुत ही मुकम्मल और अच्छे तरीके से सुनी है बैठ के। तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अभी जो डिस्कशन हो रही है ये भी बहुत अच्छी हो रही है। जाहिर है हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है जिसको जो भी महसूस हो रहा है। लेकिन मेरी एक बात थी कि देखें इसमें वाकई वही वाली बात, साथ वाली बात कि बहुत तहम्मुल से, बहुत बर्दाश्त के साथ एक तो सुनना होगा और बात भी कन्वे करनी होगी। लेकिन वही वाली बात जहाँ तौहीद की बात आ जाएगी, या कुछ उलमा जो तौहीद को बयान कर रहे हैं, वो शिर्क के बारे में मेरा ख्याल में रवैया जो है वो सख्ती होना चाहिए। तो उसको अगर वो काउंटर आर्ग्यूमेंट में उसको सख्ती से लेके चलते हैं, तो उनकी बात अगर कुरान और हदीस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है तो हमें वो सुनना है, और हर सूरत सुनना है। और हम चाहे जितने भी किसी फिरके से भी हैं, जिससे भी ताल्लुक रखते हो, अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो बात सही नहीं है तो हमने उसको नहीं मानना। ये तो हमारा ही इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा, हमारे लिए सारे उलमा एक जगह रखते हैं, हैसियत है उनकी, ज़ाहिर है हर कोई अच्छी बात कर रहा है। और क्रिटिसिज्म में अगर किसी का नाम आएगा तो हमें उसको बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि हम सब, जाहिर है मैं भी तबलीगी जमात के साथ भी रही हूँ, मैं हर किसी के साथ रही हूँ, बहुत अच्छी बातें भी है सब में। लेकिन जो पॉइंट उनके कुछ हैं वो हमारे अंदर तक हैं, हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं। उनके आज बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह साहिल सर को सुनने लगे हैं, तो उनके बच्चे अब जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सही इस्लाम की तरफ। यानी कि जब आप पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत दलाइल के साथ अपनी बात करते हैं तो दूसरा बंदा जरूर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, इतनी प्यारी आयत है। आप इसके ऊपर खड़े हो जाएं तो आपको सीधी बात करनी है, दलाइल के साथ करनी है। कुरान ऐसी चीज है कि कोई इसको बगैर माने रह ही नहीं सकता।
वही वाली बात है कि बाज ऐसे लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, आप उसके साथ पहले मौजूदा हालात को देखते हुए और साइंस को लेके अगर आप चलेंगी ना, तो उनको पहले उसके ऊपर ले आए, फिर फौरन कुरान को सामने रखें और दलाइल के साथ बात करें। ये देखें, ये तो आज आज साइंस ये प्रूव कर रही है, ये बात हो रही है। ये देखें, कुरान हमारा तो 1400 साल पहले से ये बात करे, हमारे नबी ने ये बात करके दिखा दी। तो कुरान को, बेशक कुरान हमारा सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कुरान की बात को नहीं समझते। तो आपने उनके साथ कैसे चलना होगा? आपने उनके साथ वैसे ही चलना होगा जैसे वो चल रहे हैं। ये तरीका होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम प्रेजेंटर जो थे, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगी। माशाल्लाह बहुत क्लियर वे में, सिंपल वे में, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किया। और मैं चाहती हूँ कि अगली जितनी प्रेजेंटेशन हो, लोग इस चीज को फॉलो करें, बहुत सिंपल वे में, बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ अगर बात को समझाएं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हर तरह की ऑडियंस होती है, इतना कोई इंटेलेक्चुअल हर चीज में नहीं होता। मेरी ये एक सजेशन है, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक दूसरे को सुने, बर्दाश्त करें और हेल्दी वे में लेके डिस्कशन को चला करें, फौरन ही पर्सनल ना हो जाया करें। तो ये मेरी एक सजेशन थी। जज़ाकल्लाहु खैर। जी मुनस्सा, बहुत शुक्रिया। हम भी खिजर ने भी यही बात कही है कि हमें जो है इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, उनको काउंटर जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे पास कोई रीजन, कोई हमारे पास लॉजिक होनी चाहिए और हमें एक कंस्ट्रक्टिव वे में बात करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पर्सनैलिटी को टारगेट ना करें, क्योंकि हमारा मकसद, IMS का मकसद बड़ा है, हमने पर्सनैलिटीज को टारगेट नहीं करना। तो उमर, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। अगेन उमर गायब। नाहिद, नाहिद, you want to say something? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ कि जो वाकई कुरान और हदीस को देखा जाए ना, तो हमारा दीन जो आज के उलमा से आज तक हमने सुना था, बहुत डिफरेंट है। अगर मिर्जा मोहम्मद अली बात करते हैं ना सख्त लहजे में, तो वो बात भी ठीक कर रहे हैं कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक, और रेफरेंस भी देते हैं, तो उनकी अच्छी बात लेनी चाहिए। ठीक है, उनका लहजा कुछ है इस तरह, उस बात को हम छोड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारा असल दीन है उससे हम बहुत दूर थे। और मैंने जितना कुरान पाक पढ़ा है ना तर्जुमे तफसीर के साथ, उसमें जितना मतलब कि शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने खौफ दिलाया ना, किसी और चीज के बारे में नहीं दिलाया। बस ये मेरा मैसेज है कि अच्छी बात सुने और उस पर अमल करें। ये ना कहें कि हम इस फिरके से हैं, हमने इस फिरके को सुनना है। हम सबको सुने, सबकी अच्छी बात को फॉलो करें और कुरान और हदीस को फॉलो करें। बस ये जी मेरा मैसेज। यासिर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उसके बाद फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। यासिर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं सारी प्रेजेंटेशन वगैरह सुन रहा था, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी हैं सिस्टर्स ने भी और ब्रदर्स ने भी, हमारे सारे। एक पॉइंट मैं काफी देर से जो नोट कर रहा था कि जितनी भी डिस्कशन हुई है ना, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातचीत चल रही है। और ये जो अभी जो रिसेंट डिस्कशन चल रही है, ये बेसिकली जो है, जो मुझे समझ आती है ना, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ना सीरा से समझ आती है। जब तक आप सीरा को नहीं पढ़ेंगे ना, आपको ये चीज नहीं समझ आएगी कि कुरान और सुन्नत किस रोशनी में, किस साइकोलॉजी में और किस टोन में समझाई जा रही है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस की ना समझ आना हम लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, इसके साथ एक इमोशनल स्किल्स भी साथ चलती हैं। इन दोनों की जो पेयरिंग है ना, उससे आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है कन्वे करने का, मैसेज का, जो आपको सीरा से बहुत आराम से समझ आता है। जब तक आप सीरा को नहीं समझेंगे या पढ़ेंगे ना, आपको वो मेंटालिटी, वो साइकोलॉजी, वो फिलॉसफी नहीं समझ आएगी जो आपने आगे पहुंचानी है। यानी आपने से मुराद मैं और आप, हम लोग। तो वो समझना बहुत जरूरी है। उससे ये जितने भी इश्यूज अभी जो डिस्कस हो रहे हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। उसमें एहसास भी आ जाएगा, जिसको दूसरे अल्फाज में एम्पैथी कहते हैं। उसमें आपका ईगो भी आ जाएगा अंडरस्टैंड करने का। उसमें आपको वो स्किल भी समझ आ जाएगी कि किस मौके पे आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए और किस मौके पे आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग
अपने एनवायरनमेंट में अगर एक है या ग्रुप में बैठे हैं तो वो किस तरह आपने लेके चलना है उस कॉन्वर्सेशन को या उस कम्युनिकेशन को जो या मैटर ऑफ डिस्कशन चल रहा है उस वक्त, ये बहुत लाजमी है। क्योंकि एक एक भी गलत स्टेप जो है ना वो कम्युनिकेशन या मैसेज का जो मेन, जिसे आप कोर कहते हैं ना, करफ्ट जो, उसको मिस डायरेक्ट कर देता है और वो फिर जस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट ना, वो पूरी कम्युनिकेशन जस्ट फॉल्स डाउन। तो उसके लिए जो है बेसिकली रिक्वेस्ट यही थी सबसे कि वो इस पे, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि गौर व फिक्र जरूर करें कि वो जो सीरा है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि वो टोन सेट करती है कुरान और सुन्नत। अगर हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं ना कुरान और सुन्नत पे, तो वो जो स्किल्स हैं ना जो चाहिए या जो डेवलप करनी चाहिए हमें ताकि हम ये मैसेज कन्वे कर सकें, वो मिस हो जाता है। बस ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। वेल सेड यासिर, वेल सेड जी। हमारे आज के तमाम प्रेजेंटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया और इसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इन सेशंस के थ्रू सिर्फ हमारे इल्म और मालूमात में ही इजाफा नहीं होता, बल्कि ये तमाम प्रेजेंटर्स अपनी प्रेजेंटेशंस के थ्रू हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम खुद को एक्सप्लोर करें और ये जानने की कोशिश करें कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारी ज़ात के ऐसे कौन से पहलू हैं जिन पर तवज्जो देकर हम खुद को बहैसियत मुसलमान इस दुनिया में बनवा सकते हैं। और बहुत शुक्रिया। फीडबैक फॉर्म जो है वो हमारा शेयर हो चुका हुआ है, आप काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसमें। और इस सवाल के साथ मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम करती हूँ कि आज आप सब ने खुद से ये सवाल करना है कि हम आने वाली नस्लों के लिए बहैसियत मुसलमान हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह।